everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी नई स्टार्ट की गई फुल पैकेज सीरीज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो प्रीवियस वीडियो से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि ये एग्जैक्ट रेप्लिका है आपके सैम्पल पेपर का। सीबीएसई ने थोड़े टाइम पहले आपको सैम्पल पेपर रिलीज किया था, उसमें उन्होंने 34 क्वेश्चंस दिए थे जो कि अलग अलग टाइप के थे। तो हमने सोचा हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं आपकी वही प्रैक्टिस कराने के लिए, आपको चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चनर्स बना के दे देते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर बना के दे देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर दें हैं तो ऑब्वियसली आंसर्स तो देंगे ही देंगे, तो यहाँ पे आपकी वैसे सैम्पल पेपर को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इस चैप्टर में किन किन क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है उस पे जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं दैट मैग्नेट ब्रेन्स ने अपने खुद के बुक्स और ई बुक्स लॉन्च किए हैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, जिसमें आपके टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, आपका एमसीक्यू आ जाएगा, आपका थ्योरी, केस बेस्ड क्वेश्चन, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक ही बुक में आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। तो जिन भी बस स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है फॉर्म का, उस पर जाना है, वो फॉर्म फिल करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन मैग्नेट ब्रेन्स के पास आ जाएगी। ये लोग आपको यहाँ से कॉल करेंगे और आपको बता देंगे कि ये बुक्स आप कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए कर लेना। ओके, नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेपर में आपके किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से मार्क्स के लिए आने वाले हैं, कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं बेसिकली। सो फर्स्ट से 20 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन जो होंगे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आपका 20th क्वेश्चन तक जो होगा वो होगा 1 मार्क ईच। ओके, मतलब एक एक नंबर के, और ऑब्वियसली एक एक नंबर के हैं तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस सब आ जाएंगे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है आपके 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ में। सो ये थोड़ा सा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है और हो सकते हैं आपको ऑनलाइन इससे रिलेटेड कम क्वेश्चंस मिले, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को बोला है एनसीईआरटी बुक में जितनी भी पिक्चर्स लिखी हुई हैं उनके नीचे जो जो कैप्शंस लिखे हुए हैं उनको एक बार जहन में बिठा लो, ताकि पेपर में अगर वही पिक्चर्स आती है तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाए वो क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, फिर है 21 से 24 तक क्वेश्चंस, ये रहेंगे आपके 3 मार्क्स ईच, और ये ऑब्वियसली रहेंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। कितना वर्ड लिमिट है इसका वो मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताती हूँ। 25 से 30th जो क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स ईच हैं, जिसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। 31 से 34 6 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, ये भी सब्जेक्टिव टाइप होंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना जितना मार्क्स जिस जिस क्वेश्चन को अलॉट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना होगा। 3 मार्क्स के लिए आपको कम आंसर, छोटा सा आंसर लिखना होगा, 4 मार्क्स के लिए आपको बड़ा लिखना होगा और 6 मार्क्स के लिए आपको बहुत बड़ा लिखना होगा। ठीक है, वर्ड लिमिट बता देती हूँ। वर्ड लिमिट कुछ इस तरह से है कि 3 मार्क्स के लिए यू विल हैव टू राइट बिटवीन 50 to 75 वर्ड्स, 4 मार्क्स के लिए यू विल हैव टू राइट अबाउट 150 वर्ड्स, 6 मार्क्स के लिए यू विल हैव टू राइट 200 वर्ड्स। ठीक है, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 200 से 201, 202, 203 हो सकते हैं, लेकिन 230-40 नहीं हो सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। और इस पूरे पेपर में 34 क्वेश्चंस हैं जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, और किसके कितने मार्क्स हैं वो उस क्वेश्चन के अगेंस्ट लिखा होगा, जैसे सैम्पल पेपर में भी लिखा हुआ था। ठीक है, टोटल ये आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। ठीक है, तो वैसे तो आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में आई डोंट नो आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मेरा कहना यही रहेगा कि कोशिश करना कि तुम साथ में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को आपको साथ में अटेम्प्ट करना है। पेपर में ये बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन को इधर उधर कर देते हैं, सीक्वेंस नहीं फॉलो करते, वो प्लीज़ आप मत करिएगा, ये टीचर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ठीक है, ये चीज़। सो अगर आप नहीं चाहते आपके मार्क्स आपके टीचर के इरिटेशन की वजह से कटे तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। ओके, चलो ये हो गई आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस, और टू द पॉइंट बात करनी है, फालतू की बकवास नहीं करनी है आपके आंसर्स में, ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। सो ये जो जलेबियाँ बनाते हैं ना क्वेश्चंस में, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, वो आप नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, अब हम शुरू करें फिर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, यू विल हैव टू चूज द राइट आंसर। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the statement of fundamental truth which serve as guidelines for decisions and actions of managers? भाई देखो,
अभी आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर करना बहुत सिंपल होगा। रीजन बीइंग आपको पता है आप किस चैप्टर के क्वेश्चंस देख रहे हो, बट अगर सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है जहां पे आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो माइट भी ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ढंग से पढ़िए ताकि आप चैप्टर के साथ उसका लिंक फॉर्म कर पाए। यहाँ ये आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट है जो कि फंडामेंटल ट्रुथ है, जो कि गाइडलाइन की तरह सर्व करती है डिसीजन मेकिंग में, या मैनेजर जब एक्शन लेते हैं उसके लिए। मतलब किसी भी मैनेजर को कुछ एक्शन लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करता है। वो गाइडलाइंस कौन सी होती हैं? क्या उन्हें हम वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं? क्या उसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं? क्या उसको हम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव बोलते हैं? गाइडलाइंस जो कि मैनेजर्स फॉलो करते हैं बिफोर टेकिंग देयर डिसीजंस। मतलब अगर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ये वाले तरीके से काम करना है या ये वाले तरीके से काम करना है, तो मैं ऐसे ही रैंडमली डिसाइड नहीं कर लूँगी कि इंकी पिंकी पोंगी मैं इसकी तरफ जा रही हूँ। नहीं, आई हैव टू टेक डिसीजन लॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ सम गाइडलाइंस। तो वो गाइडलाइंस किस नाम से जानी जाती हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। ऑब्वियसली चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में गाइडलाइंस लिखी हुई हैं जो कि बेसिकली मैनेजर्स फॉलो करते हैं बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डैश वेयर एज वैल्यूज आर एथिकल। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रही हूँ, राइट अवे आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद आंसर बताती हूँ। तो तब तक के लिए आपके पास टाइम होता है कि आप खुद का आंसर सोच सको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और लास्ट में मुझे एक बार प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि जो 20 MCQs हैं उसमें से कितने MCQs तुम सही तरीके से सॉल्व कर पाए थे। सब्जेक्टिव का तो चलो हर किसी का अपना अलग तरीका होगा लिखने का, लेकिन MCQs की तो प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं ना। साथ ही साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने एक और सीरीज शुरू की हुई है जिसको हम बोलते हैं 1 शॉट पे 1 मार्क पक्का सीरीज। 1 शॉट पे 1 मार्क पक्का सीरीज, उसमें मैं बहुत सारे MCQs आपके लाइन बाय लाइन ला रही हूँ। शॉर्ट्स के फॉर्मेट में ये रहेंगे। हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 30 सेकेंड 40 सेकेंड में वो वीडियो खत्म हो जाती है। तो उतने सारे शॉर्ट्स आप देख के रखना ताकि आपकी MCQ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए पेपर में जो आपने लाइफ में कभी देखा ना हो। So, आपको बस ये लगे अरे ये तो पायल मैम ने पढ़ाया हुआ है, अरे ये क्वेश्चन तो पायल मैम ने बताया हुआ है, ये फीलिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डैश वेयर एज वैल्यूज आर एथिकल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डैश होते हैं जबकि वैल्यूज एथिकल होती है। टेक्निकल, कॉमन, ऑर्गेनाइज, बोथ ए एंड बी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर व्हाट, और जबकि वैल्यूज एथिकल होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं टेक्निकल क्योंकि वो लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए। थर्ड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ, इंट्यूशन, लॉजिक, नन ऑफ द अबव। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में तुम्हें इसका आंसर दे दिया है। एनीवेज, ये यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बहुत आपकी मदद करते हैं डिसीजन लेने में, थॉटफुल डिसीजन लेने में। मतलब अच्छे से डिसाइड करने में कि आपको कौन से वाला रास्ता चुनना है। क्यों? क्योंकि वो बेस्ड होते हैं किस पे? ब्लाइंड फेथ पे, कि आंख बंद करके भरोसा करने वाली चीज़ पे, या इंट्यूशन पे कि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि ये चीज़ सही होगी, या फिर लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर दिया मैंने कि प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं लॉजिक्स पे, तभी ये क्या होते हैं, थोड़े से थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डैश टू सर्व द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस, इररेलेवेंट, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, नन ऑफ दीज। ये तो मुझे लगता है मोर लाइक इंग्लिश का क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डैश टू सर्व द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस। सारे आंसर्स को एक एक बार फिट करके देख लो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे, और उसके बाद तुम्हें जो लगे कि हाँ ये सही आंसर है वही सही आंसर होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डैश टू सर्व द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, आर डेवलप्ड टू सर्व द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को क्यों बनाया जाता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि वो डिमांड सर्व कर सके सोसाइटी की। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन टू ऑल द मैनेजरल डिसीजंस। आपको आइडेंटिफाई करना है वो रीजन जो कि
आपको बताता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते मैनेजरल डिसीजंस के। कहने का मतलब ये है कि हमेशा बोला जाता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ना, वो सिर्फ आपके लिए गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। दे डोंट एग्जैक्टली टेल यू कि अगर ए और बी की सिचुएशन में फंसोगे तो ए पे ही जाना हमेशा, दे विल नेवर टेल यू दैट। वो आपको बोलते हैं कि अगर कभी ऐसे डिलेमा में तुम फंसते हो तो तुम्हें वो चूज करना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो। अब वो ए बी में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिला, आपको फिर भी अपनी जांच पड़ताल करनी पड़ी, आपको फिर भी अपनी तरफ से होमवर्क करना पड़ा। सो ये क्यों बोला जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में कि वो रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते? फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स। सेकेंड है बिकॉज दे आर इवॉल्व्ड और डेवलप्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर। बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एथिकल इन नेचर। ऑल ऑफ द अबव। बताइए बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होती हैं मैनेजर्स के लिए, ये डेवलप किए जाते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एथिकल होते हैं नेचर में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, दैट्स वाई ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती हैं। ये एग्जैक्ट सेंटेंस आपकी बुक में लिखा हुआ है। तभी मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी को तो रट लो तुम लोग, मतलब ऐसे वो बोलते हैं ना कि ऐसे घोट के पी लो और पेपर में जाके उल्टी कर देना, यही करना है तुम्हें, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज to save cost of labor and machines, to determine and eliminate the unnecessary movements, to represent a clear picture of management, to plan and execute day-to-day work. बताइए मेन ऑब्जेक्टिव मोशन स्टडी का क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव मोशन स्टडी का क्या होता है? टू सेव कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीन्स, लेबर और मशीन की कॉस्ट को कम करना, सेव करना मतलब बेसिकली। टू डिटर्मिन एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती उनको पहले तो डिसाइड करना कि कौन सी ऐसी मूवमेंट्स हैं, एट द सेम टाइम उसको एलिमिनेट भी करना मतलब हटाना। टू रिप्रेजेंट द क्लियर पिक्चर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्लियर पिक्चर को रिप्रेजेंट करना। टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे वर्क, डे टू डे वर्क को प्लान और एग्जीक्यूट करना। बताइए मोशन स्टडी आपको क्या बताती है? मूवमेंट्स के बारे में बताती है। तो मूवमेंट्स के बारे में हम क्यों जानते हैं? ताकि हम जो रेलेवेंट मूवमेंट्स हैं उनको रखें और इररेलेवेंट मूवमेंट्स को हटा दें। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, टू डिटर्मिन एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट्स। Question 7 है which technique of scientific management suggests that a disciplinarian should be appointed under the planning in charge in order to maintain discipline among workers? कौन से वाली टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? टेलर भाई साहब ने दिया था। टेलर भाई साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि एक इंचार्ज फिक्स करना चाहिए हमें ताकि वर्कर्स में डिसिप्लिन बना रहे। ये उन्होंने कौन से वाले टेक्निक में बोला था? उन्होंने बोला था ना 8 फॉर्मेंस होने चाहिए जो कि अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक अलग इंसान होना चाहिए, इंस्पेक्शन करने के लिए एक अलग इंसान होना चाहिए, रूट बताने के लिए एक अलग इंसान होना चाहिए। तो उन्होंने ये कौन से वाली टेक्निक में बोला था? बहुत सारी टेक्निक्स दी थी ना, तो कौन से वाले टेक्निक में ही टॉक्ड अबाउट दिस? फर्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, नन ऑफ द अबव। देखो ये क्वेश्चंस ना अगर ऐसे वाले आते हैं ना टेलर भाई साहब से रिलेटेड, तो याद रखना उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, बाकी टेक्निक्स दी थी। तो तुम्हें बस आंसर्स में मतलब ऑप्शंस में ये देखना है कि क्या उनके प्रिंसिपल्स तो मेंशन नहीं है। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो मुझे तो प्रिंसिपल्स ही मेंशन नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जो प्रिंसिपल्स में काउंट नहीं होती, वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? दैट विल बी फंक्शनल फॉर्मैनशिप। ये है टेक्निक, बाकी ये दोनों है प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स के बारे में तो बात ही नहीं हुई क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही पूछ लिया था आपसे विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब प्रिंसिपल्स के बारे में बात नहीं हुई है यहाँ पे। अंडरस्टूड? ओके, क्वेश्चन 8 है अंडर विच सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। कौन से सिस्टम में वेज पेमेंट के वेजेस पे की जाती है वर्क डन के बेसिस पे?
फंक्शनल फॉर्मनशिप, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बताइए, अंडर विच सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। वेजेस पे की जाती हैं वर्क डन के बेसिस पे। कौन से वाले सिस्टम है बताइए। देखो, अगर इसमें तुम अपना थोड़ा सा दिमाग, मतलब बेसिक दिमाग सा भी लगाओगे ना, कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, तब भी तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। वेज पेमेंट की बात हो रही है, ये स्टडी की बात करें, टाइम स्टडी, अगेन टेक्निक के बारे में बात करें, यहाँ पे क्लियरली आपको वर्ड देखने को मिल रहा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बस लिंक बिठाना है आपको। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में दे आर टॉकिंग अबाउट द वेज रेट्स, ठीक है, कि वो वर्क डन के बेसिस में आप पे करेंगे, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई डाउट? कोई भी डाउट अगर आपको बीच में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच एम्फसाइज्ड दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ऐसे प्रिंसिपल का नाम बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कि बोलता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। अगेन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ऑप्शंस में देखो हार्मनी के बारे में कहाँ बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सेकंड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, थर्ड है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फिर है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। चलिए बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, ऑब्वियसली ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए 10th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन विच अ स्पेशलिस्ट सुपरवाइजेस ईच वर्कर। उस टेक्निक के बारे में बताइए जहाँ पे वर्कर्स को एक मतलब ऐसा बंदा सुपरवाइज करता है जो कि स्पेशलिस्ट है। अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग काम के लिए और वो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मेंटल रेवोल्यूशन, फंक्शनल फॉर्मनशिप, नन ऑफ द अबव। बताओ ज़रा कौन सी टेक्निक में होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जहाँ पे वर्कर को स्पेशलिस्ट सुपरवाइज करता है। And the correct answer is functional foremanship. इसमें we talk about 8 in charges, 8 specialist people जो कि workers को अलग अलग फील्ड में क्या करते हैं, सुपरवाइज करने का काम करते हैं। ओके 11th क्वेश्चन बोलता है, the goals are achieved after integrating the efforts of different individuals who are working in an organization to satisfy their own personal needs. Identify the principle of management. Subordination of individual interest to general interest, remuneration of employees, unity of direction, none of the above. ये बोल रहे हैं the goals are achieved after integrating, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो तब अचीव हो पाते हैं जब जितने भी इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, मतलब इंडिविजुअल ग्रुप बोल रहे, इंडिविजुअल इंसान होते हैं, उनका इंटीग्रेशन हो जाए, उनके एफर्ट्स का इंटीग्रेशन हो जाए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए। फर्स्ट है मैग्नेट ब्रेन्स में वी ऑल आर वर्किंग, मतलब मैं हूँ, आदिति मैम है, साक्षी मैम है, देयर इज पलक मैम, हम सारे टीचर्स हैं। हम इंडिविजुअली अपने अपने गोल्स के लिए वर्क कर रहे हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, हमें लाइफ में वो करना है, बट हम लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके ही तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है, राइट। सो ऐसे में आपको वो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट का जो इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करता है, ये जो लाइन मैंने अभी आपको बोली है उससे रिलेट करता है, वो वाला प्रिंसिपल आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। बताओ कौन सी वाला होगा। आई गेस ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ईजी से ही है, आप आराम से वो कर सकते हो, पता लगा सकते हो। And the correct answer will be subordination of individual interest to general interest. मतलब अपने इंटरेस्ट को थोड़ा नीचे रखो और जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखो। पर्सनल नीड्स जितनी भी हम लोगों के हैं उनको थोड़ा नीचे रखें एंड जो ग्रुप नीड्स हैं उनको थोड़ा ऊपर रखें। 12th क्वेश्चन है, an organization should strive to achieve proper balance between centralization and decentralization. Which principle of management is highlighted here? मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है या कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है, या ये भी नहीं होना चाहिए कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है, दैट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये आपका कौन से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हाईलाइट कर रहा है? ऑब्वियसली सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, तो कौन सा प्रिंसिपल होगा? बी, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए 13th क्वेश्चन है, व्हाई इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? लोग आपके यहाँ पे टिके रहें ये क्यों जरूरी होता है? फर्स्ट है, इट रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। इट रिड्यूसेस नहीं एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करती है, मतलब लोगों का आवन जावन थोड़ा सा रोकती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अच्छा सॉरी, नहीं, मैंने गलत मार्क कर दिया, मैंने थोड़ा सा आपको आंसर हिंट दे दिया। इसमें एक्चुअली ऑप्शन यही लिखा हुआ है कि इससे एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। ठीक है, सेकंड है, इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ये एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज करती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। थर्ड है, इट रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस करती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। नन ऑफ द अबव। अब तो आंसर तुम्हें पता चल ही गया होगा, राइट? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। देखिए, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉय टर्नओवर का पर्सनल का मतलब है कि आपके यहाँ पे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉयज बन के, वो आपके यहाँ पे टिके रहें, ये आपको इंश्योर करना है। अब ये टिके रहेंगे तो टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या राइट? यही हुआ ना टर्नओवर का मतलब, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इंसान टिका रहेगा तो लोगों का आवन जावन कम होगा, तो टर्नओवर क्या होगा? रिड्यूस होगा। और जब टर्नओवर रिड्यूस होगा, एक इंसान उसी जगह पर टिका ही हुआ है, कहीं पे भी आ जा नहीं रहा है, तो वो वही काम करते 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 एक सर्टेन टाइम के बाद प्रो बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, वेस्टेज कम करने लगेगा। तो अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो रहा है। बाकी दोनों ऑप्शन में उल्टी उल्टी चीज़ें दी हुई थी, यहाँ पे तो मैंने मार्क ही कर दिया था ऑलमोस्ट सही आंसर। तो और यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज करते हुए बता रहे, तो दोनों ही आंसर गलत हो जाएंगे। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए 14th क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इंडिकेट्स? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट है, इट इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स शुड बी एनकरेज। ये इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉय सारे लेवल पे एनकरेज होने चाहिए। इट इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉय एट ओनली लोअर लेवल शुड बी एनकरेज। ये इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉय सिर्फ लोअर लेवल पे ही एनकरेज होना चाहिए। इट इंडिकेट्स दैट नो एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज फॉर द टास्क। ये इंडिकेट करता है कि कोई एम्प्लॉय को भी आप एनकरेज मत करो टास्क के लिए, या नन ऑफ द अबव। देखिए, ये दोनों में से तो आपको पता चल ही गया होगा, आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका हो सकता है ए या बी में से। हम इनिशिएटिव के थ्रू किसके अंदर भावना जगाना चाहते हैं एनकरेजमेंट की? तो करेक्ट आंसर विल बी सारे लेवल्स के लोगों के बीच में। सिर्फ लोअर के ऊपर मेहरबान क्यों होंगे? जब हम मेहरबान हो ही रहे हैं तो सबके ऊपर हो ना, सबका भला कराएं। तो हर एक लेवल के इंसान के अंदर वो एनकरेजमेंट जगाओ कि भैया वो इनिशिएटिव ले, आगे आए, अपना पॉइंट रखे। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन। इसके बाद 5 और बचेंगे। ये बोल रहा है, which principle of management states that each group having same objectives must have one head and one plan? कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का स्टेट करता है कि हर एक ग्रुप का जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनका एक ही हेड और एक ही प्लान होना चाहिए? एक ही हेड होना चाहिए उनका, ठीक है, और एक ही उनका प्लान होना चाहिए अगर उनके ऑब्जेक्टिव सेम है तो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए, मैं आपके लिए और ज्यादा सिंपल बना देती हूँ, 50-50 की आपको चॉइस दे देती हूँ। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए हैं, ए एंड सी। यू हैव टू आंसर बिटवीन बी एंड सी। चलिए बताइए, ए एंड डी काटा था मैंने, सॉरी, मैंने ए एंड सी बोल दिया गलती से। बी एंड सी बताइए।
एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बहुत सारे बच्चे यूनिटी ऑफ कमांड में कंफ्यूज होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि दो लोग कभी भी सेम इंसान को इंस्ट्रक्शन नहीं देने होने चाहिए, एक इंसान को इंस्ट्रक्शन हमेशा एक इंसान से मिलनी चाहिए। ये यूनिटी ऑफ कमांड की बात है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है जिनके सेम ऑब्जेक्टिव्स है, उनका एक हेड एक प्लान होना चाहिए, अलग अलग प्लान्स पे वो वर्क ना कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 16th क्वेश्चन है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये देख लेते हैं क्या बोलता है। देखिए यहाँ आपको दिख रही है एक पिक्चर जिसमें आपको एक इंसान दिख रहा है जो कि बहुत ही सूटेड बूटेड है और उसके हाथ में एक पर्चा है जिस पे लिखा हुआ है बोनस, और सामने एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि समवॉट वर्कर जैसा लग रहा है। अगर आप देखें इसने हेलमेट पहना हुआ है, उसकी ड्रेस ऐसी है, तो आपको ना समवॉट पिक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पे डिपिक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो काइंड ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हुए दिख रही है। यहाँ पे फैक्ट्री है, काम चल रहा है, बॉटल्स रखी हुई है, बॉटल्स पे मशीन का काम हो रहा है, ढक्कन वक्कन लग रहा है, इसमें फिल हो रहा है, यहाँ पे ढक्कन लग रहा है, यहाँ पे बॉटल आगे जा रही है, ये वर्कर खड़ा हुआ है, ये बंदा खड़ा हुआ है सूट बूट में, मतलब बॉस टाइप लग रहा है, और बोनस दे रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज होने पे किसको, वर्कर को। दिस इज द पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड हूम। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, टेलर भाई साहब ने जो दिया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो उसमें उन्होंने बोला था कि हार्मनी होनी चाहिए मैनेजमेंट और किसी एक ऐसे इंसान के बीच में। अब वो इंसान कौन है वो आपको पहचानना है। फर्स्ट इसमें है सीईओ, मैनेजमेंट और सीईओ के बीच में, मैनेजमेंट एंड प्रेसिडेंट के बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, या फिर मैनेजमेंट एंड कस्टमर्स के बीच में। बताइए किसके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको पिक्चर के बेसिस पे ही अपना आंसर करना है। पिक्चर को ध्यान में रखते ही यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वर्कर है, अगर प्रेसिडेंट होता, सीईओ होता तो अलग दिख रहे होते, राइट। और कस्टमर के साथ हार्मनी क्या बनानी है आपको। चलिए यहाँ शुरू हो रहा है हमारा 17th क्वेश्चन, और ये है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। इसमें ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, दो सेंटेंसेस दिए होते हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको ये पता लगाना होता है कि क्या वो दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उनमें से कोई एक। अगर कोई एक इनकरेक्ट है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इन दोनों में से होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी या डी में से होगा। लेकिन अगर वो दोनों करेक्ट हैं तो आपका राइट आंसर होगा ए या बी में से। अब सही आंसर ए है या बी है ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे लिखी हुई चीज़ इससे रिलेट करती है और इसको एक्सप्लेन कर पा रही है, मतलब रीज़न में लिखी हुई चीज़ असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रही है और उससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर ए होगा, अदरवाइज योर आंसर विल बी बी। ओके, आया इतना समझ में? चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन असर्शन में ये बोल रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज tailor-made tools and have to be adjusted as per the demand of situation. Real business situations are very complex and dynamic. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको टेलर मेड टूल्स की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, उनको थोड़ा बहुत डिमांड की मतलब सिचुएशन की जैसी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। जबकि रीज़न में ये बोल रहे हैं रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। जो बिजनेस सिचुएशंस होती हैं जो रियल लाइफ की, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं और डायनामिक होती हैं, मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। चलिए अब बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं? अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो क्या रीज़न में लिखी हुई चीज़ असर्शन को अच्छे से जस्टिफाई कर पा रही है, रीज़न दे पा रही है, एक्सप्लेनेशन दे पा रही है? बताइए। And the correct answer will be A. Yes, both the statements are correct. ये दोनों ही statements बिल्कुल सही हैं। Real life business situations बहुत complex होती हैं, dynamic होती हैं, and at the same time जो management principles होते हैं उनको थोड़ा बहुत आपको adjust करना पड़ता है according to the situation। अब ऐसे बात करें कि एक दोनों से लिंक करते हैं तो yes बिल्कुल करती हैं, क्योंकि ऊपर जो बात बोली जा रही है कि प्रिंसिपल्स को आपको थोड़ा बहुत मोल्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो ऐसे ही जनरल उसमें बनाया गया था, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस तो अलग हो सकते हैं ना, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइक पुरानी ज़माने में जो प्रिंसिपल्स बनते थे और उसमें जो प्रॉब्लम्स को रेफर किया जाता था। तो येस दोनों एक दूसरे से लिंक भी करती हैं एज वेल एज एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है।
18th क्वेश्चन है, असर्शन में ये बोलते हैं मोशन स्टडी हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। जो मोशन स्टडी है वो एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में मदद करती है वर्कर्स की। रीजन में ये बोल रहे हैं इट एलिमिनेट्स वेस्टफुल एंड इनएफिशिएंट मोशंस बाय वर्कर्स एंड मशीन्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। इट एलिमिनेट्स वेस्टफुल एंड इनएफिशिएंट मोशंस। ये एलिमिनेट करती है वेस्टफुल और इनएफिशिएंट मोशंस को जो कि वर्कर्स या मशीन्स द्वारा होते हैं, और उनका बेस्ट मेथड ऑफ वर्क ढूंढ के लाती है। पहले सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि मोशन स्टडी हेल्प करती है एफिशिएंसी इंक्रीज करने में वर्कर्स की, और रीजन में ये बोल रहे हैं ये वेस्टफुल और इनएफिशिएंट जो मोशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं वर्कर्स की, उनको थोड़ा साइड करती है। मशीन्स की भी जो मूवमेंट्स होती है जो बिना मतलब की होती है उनको थोड़ा साइड करती है, उनको एलिमिनेट करती है, और बेस्ट मेथड ऑफ वर्क आइडेंटिफाई करती है। बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? And the correct answer is A. Yes, both the statements are correct and reason में लिखी हुई चीज assertion को बिल्कुल अच्छे से explain करती है। चलिए 19th क्वेश्चन है, Principles of management are mainly behavioral in nature. Principles of management mainly in behavioral होते हैं। As human behavior is very complex and dynamic in nature, management principles do not aim to influence such unpredictable behavior. जब जो human behavior होता है वो बहुत unpredictable होता है। Obviously आप कितना भी कोशिश कर लो, मतलब सब कुछ एक systematic format में बिठाने की, but you cannot actually predict कि human किस तरह से react करेगा। अब मैंने सोचा मैं अपनी friend को बताऊंगी कि अरे मुझे लॉटरी लगी है या मेरा एडमिशन फर्स्ट से यूएस के किसी कॉलेज में हो गया। अब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरी फ्रेंड विल बी हैविंग लाइक अरे वाह ये वो ऐसा वाला रिएक्शन, बट जब मैं उसके सामने गई और मैंने बोला तुझे पता है मेरा यूएस के कॉलेज में एडमिशन हो गया, शी वाज लाइक अच्छा तेरे यूएस के कैसे हो गया, मतलब तेरा तो इतना वो था भी नहीं खास, ये वो ऐसे रिएक्शन आया। तो भाई मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि तू तो बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगी और तूने तो बिल्कुल उस पर वो कर दी। तो ऐसे में आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो किसी भी वे में रिएक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी उस टाइम पे भावनाएं क्या होंगी। लाइक समटाइम्स हम किसी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं लेकिन सामने से वो गुस्सा कर देता है क्योंकि उस टाइम पे मान लो उसका मूड खराब था या कुछ भी था, तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए ना आप। तो वही चीज़ है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एम रहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डू नॉट एम टू इन्फ्लुएंस सच अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एम ऐसा नहीं रहता है कि वो इन्फ्लुएंस करे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को। बताइए फर्स्ट उसमें जो लिखा हुआ है और सेकंड उसमें जो लिखा हुआ है, क्या दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं? करेक्ट हैं तो क्या एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, और अगर इनकरेक्ट है तो कौन से वाला इनकरेक्ट है? एंड द करेक्ट आंसर इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन में लिखी हुई चीज फॉल्स है। डू नॉट की जगह डू आना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने नहीं वाला एलिमेंट ऐड करके ना चीज़ें खराब कर दी। सो असर्शन में लिखी हुई चीज़ ठीक है लेकिन ये क्या है? इनकरेक्ट है। सो हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका लास्ट MCQ है, इसके बाद आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो कि सब्जेक्टिव नेचर के रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा असर्शन में ये बोल रहे हैं gang boss is one of the parts of functional foremanship. Gang boss basically functional foremanship का एक part है। Gang boss is responsible for keeping tools and machines ready for operation. Gang boss basically responsible होता है tools और machines को ready रखने के लिए ताकि operations बहुत smoothly हो जाए। 2 sentences दिए हुए हैं, बताओ दोनों sentences correct है? correct है तो क्या एक दूसरे की explanation है? Gang boss is one of the parts of functional foremanship. Gang boss basically functional foremanship का एक part होता है। Gang boss is responsible for keeping tools and machines ready for operation. ये ready रखता है tools और machines को for operations. And the correct answer is A कि yes ये functional foremanship का part है और इसका responsibility भी ये होता है। तो दोनों ही sentences क्या हैं? बिल्कुल correct है, एक दूसरे से linked हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारा फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रहेगा 3 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स लिखे होंगे, आपको पता है उनकी वर्ड लिमिट क्या है तो आपको उससे एक्सीड भी नहीं करना। एट द सेम टाइम आपको अपना आंसर भी मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21st बनता है वैसे कायदे से, वो है हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्ड। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एग्जिस्टेंस में आते कैसे हैं, कहाँ से डिराइव करे जाते हैं? बताइए।
ओके, सो दे से कि आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दो तरीकों से मिल सकते हैं, मिले थे एक्चुअली। वन इज ऑब्जर्वेशन, अनदर वन इज एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कुछ चीज़ें हमने बैठ के देखी लोगों को करते हुए कि हाँ ये ऐसा कर रहा है तो ये इसमें रिजल्ट कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है तो इसमें रिजल्ट कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है तो इसमें रिजल्ट कर रहा है, सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे थे। तो आपने वो चीज़ ऑब्जर्व की और उसके बेसिस पे आपने ये निर्णय लिया कि हाँ हर बार जब आप ये चीज़ करते हो तो ऐसे में रिजल्ट करती है, हर बार जब आप ऐसी चीज़ करते हो तो ऐसे में रिजल्ट करती है, और यहाँ से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आ गए। दूसरा था एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने देखी नहीं होते हुए, लेकिन जब आप खुद ट्राई कर रहे थे, कर करके देख रहे थे, ऐसा हो रहा था तो उसका ये रिजल्ट निकल रहा था, ऐसा हो रहा था तो उसका ये रिजल्ट निकल रहा था, तो आपने खुद एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उस चीज़ का वो लिया डिसीजन कि हाँ अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसे में रिजल्ट करता है, और वहाँ से प्रिंसिपल्स निकल आए। तो ये दो बेसिस थे जिसकी बेसिस पे दो वेज थे जिसके बेसिस पे हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एग्जिस्टेंस में आए। अब यहाँ ये बोलते हैं फ्योल डेवलप्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारे फ्योल भाई साहब थे उन्होंने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं हमें, 14 प्रिंसिपल्स हैं जो इनके हेनरी फ्योल सर के, ये हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिले थे। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया और प्रिंसिपल्स के फॉर्मेट में हमें दे दिया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क का। फ्योल भाई साहब ने हमें एक प्रिंसिपल दिया था डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि बोलता है कि काम को अगर एफिशिएंटली करना है तो इट्स बेटर कि आप उस काम को डिवाइड कर दो और छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को बाइफिकेट करके अलग अलग इंसान को दे दो, ताकि वो जो भी इंसान प्रो हो उस काम को करने में वो उसे निपटा दे अच्छे से। ठीक है, तो ये उन्होंने कैसे पता लगाया? उन्होंने बहुत बार लोगों को, अलग अलग मैनेजर्स को ऐसा करते हुए देखा होगा कि ये मैनेजर अपनी कंपनी में ये कर रहा है कि पूरे काम को डिवाइड कर रहा है और अलग अलग इंसान को बांट रहा है, ये मैनेजर अपनी कंपनी में ये काम कर रहा है, ये मैनेजर अपनी कंपनी में काम कर रहा है, तो हर एक कंपनी में काम बहुत एफिशिएंटली हो रहा है। तो यहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली, यहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व करके देखा कि यार अगर हम काम को डिवाइड करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से हो पाता है, और डिवीजन ऑफ वर्क का हमें फॉर्मेट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया। सो दे से एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क टेल्स अस दैट इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल टास्क, वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करो। हाउ कैन दिस एनालिसिस बी मेड? इन्होंने ये एनालिसिस कैसे मतलब बनाई? It is only made by those managers who observe that division of work leads to specialization. ये सिर्फ उन्हीं मैनेजर्स को ऑब्जर्व करके आया कि भैया उन्होंने जब मैंने वर्क को डिवाइड किया तो उसमें एफिशिएंसी आई, और वहाँ से ही गॉट दिस आइडिया। सेकेंड एक्सपेरिमेंटेशन में ये बोलते हैं ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स व्हिच मीन्स दैट दे आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ये बोलते हैं कि हर एक प्रिंसिपल जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड है, मतलब ऐसा हुआ उसकी वजह से ये रिजल्ट निकला, ऐसा हुआ तो उसकी वजह से ये रिजल्ट निकला। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, और फिर प्रिंसिपल्स फॉर्म कर दिए, मतलब जो भी डिसीजंस आए थे, जो भी उनका रिजल्ट आए थे उसके बेसिस पे। ठीक है, तो दो तरीके कौन से हुए? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब 22nd क्वेश्चन बोलता है डिस्कस द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वन इज कंटेंशन एंड अदर वन इज मेनली बिहेवियरल। अच्छा, ये बोलते हैं आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उन प्रिंसिपल्स के फीचर्स भी हैं जो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से दो फीचर के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये आपको बताने हैं कि इनका मतलब क्या होता है। पहले जब हम लोग अपना बिजनेस स्टडीज़ का पेपर दे रहे थे, हम लोग बोले तो मेरी जनरेशन वाले, जब हमने अपना 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर दिया था तो हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे डिस्कस एनी टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो उसमें हमारी वो होती थी, चॉइस होती थी, जो भी प्रिंसिपल्स हमें अच्छे से रटे होते थे, जो भी फीचर्स हमें अच्छे से रटे होते थे हम उसे लिख देते थे। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स बना दिया गया प्रोसीजर। ये बोलते हैं हम आपसे स्पेसिफिकली जो पॉइंट पूछेंगे आपको उसका आंसर देना होगा। तो ऐसे सिनेरियो में आप कोई भी पॉइंट को स्किप करके नहीं जा सकते। हमें तो पहले जब टीचर्स पढ़ाते थे ना, एडवांटेजेस पढ़ाते थे, फर्स्ट से 7 पॉइंट्स होते थे, हमारी टीचर बोलती थी कोई भी 3 पॉइंट्स याद कर लो, कोई भी 4 पॉइंट्स याद कर लो, वो ये बोलते थे और हम वही करते थे, 4-5 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स पढ़ के जाते थे, बाकी के स्किप कर देते थे। लेकिन अब के टीचर्स ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी 4-5 पॉइंट्स पढ़ लो। अब के टीचर्स विल से ऑलवेज से कि भाई देखो सारे पॉइंट्स पढ़ के जाओ, यू नेवर नो क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली कौन से एडवांटेज के बारे में आपसे बात कर ली है ना। सो कंटेंजेंट और मेनली बिहेवियरल के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ऑब्वियसली ये आपने पढ़े हुए हैं, बहुत ही सिंपल है। दे से द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटेंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट वाला रूल नहीं है कि ऐसे आया है तो ऐसे ही अप्लाई होगा, नो।
ऐसे आपको प्रिंसिपल्स के फॉर्मेट में मिला है, लेकिन आप पहले अपनी सिचुएशन एनालाइज करिए, आपकी सिचुएशन कैसी है, उसके बेसिस पे ये ऐसे फिट हो पाएगा क्या, हो पाएगा तो कर दीजिए, नहीं हो पाएगा तो उसमें जितने भी रिस्पेक्टिव ऑल्टरेशंस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, वो कर लो. So they say the application of principle of management is contingent or dependent upon the prevailing situation. जो application होता है management principles का, वो prevailing situations पे dependent होता है. Therefore, principles have to be applied as per the requirements of a given situation leading to professionalization of management. इसलिए principles का application require करता है given situation की, मतलब principle का application based होता है given situation की requirements पे, ठीक है. लीडिंग टू प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, इसकी वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशनलाइजेशन में कन्वर्ट होती है, मतलब प्रोफेशनल वो बनती है, ठीक है. सो इट्स कंटिंजेंट डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन. मेनली बिहेवियरल में आता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डू नॉट पर्टेन टू मटेरियल थिंग्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड बिहेवियरल. ये बोलते हैं प्रिंसिपल्स किसको ध्यान में रखते हुए बनाया है, ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रखते हुए. तो ये किससे रिलेट करता है, ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करता है. मी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, क्या बिहेव करूंगी, कैसे करूंगी, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, उससे रिलेट करते हैं, ठीक है. नॉट टू द मटीरियलिस्टिक थिंग्स. सो वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. ये थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना. ये बोल रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फ्योल इज बीइंग वायलेटेड. आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं, आपने प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं फ्योल भाई साहब के पूरे 14, राइट. अब आपको हर एक केस को ध्यान में रखना है और ये बताना है कि कौन से वाले केस में कौन से वाले प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है, ठीक है. तो मतलब सबसे पहले तो आपको केसेस से रिलेट करना है कि ये कौन से वाले प्रिंसिपल से रिलेट कर रहे हैं, और उसके बाद वो वायलेट हुआ है वो बताना है, ओके. फर्स्ट है when the manager contracts with his cousin for supply of material knowing that such material are defective. मैं किसी एक पावरफुल पोजीशन पे थी, मुझे पता है कि मेरा भाई गंदा मटेरियल सप्लाई करता है. मैंने उसे बोला चल तू मेरी कंपनी को मटेरियल सप्लाई कर. क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई का फ़ायदा कराना चाह रही थी और अपनी कंपनी का नुकसान करवाना चाह रही थी. मतलब नुकसान करवाना नहीं चाह रही थी, लेकिन भाई की मदद करते करते मेरी कंपनी का नुकसान हो रहा है. ऐसी वाली सिचुएशन है. फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने कजन को, ये जानते हुए कि भैया उसके द्वारा सप्लाई किया हुआ मटेरियल गंदी क्वालिटी का है. जैसे हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस करते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों से पैसे खाते हैं समटाइम्स, या फिर उनके भाई बंधु जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, टेंडर दे देते हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए हमारे साथ साथ, मतलब पॉलिटिशियंस के साथ साथ. और अल्टीमेटली ऐसे पुल फिर क्या होता है, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं. बस वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, ऐसे मानिए. सेकेंड सिचुएशन है when chalks are kept in library and books in office. जब चॉक्स को आप लाइब्रेरी में रखते हो और बुक्स को ऑफिस में रखते हो, मतलब चॉक जो होते हैं ना जिससे लिखते हैं, वो तुमने लाइब्रेरी में रख दिए हैं बुक्स वाली सेक्शन में, और बुक्स को तुमने ऑफिस में रखा हुआ है. क्या चल रहा है, बुक्स कहाँ होनी चाहिए और चॉक्स कहाँ होने चाहिए. थर्ड है अ वर्कर रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम 2 बॉसेस. एक वर्कर को 2 बॉसेस वो दे रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे ऊपर 2 बॉस है, मेरे को ये कुछ अलग बात बोल रहे हैं, ये कुछ अलग बात बोल रहे हैं, दोनों ही ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा. When no department has a separate plan of action. जब किसी भी डिपार्टमेंट के पास एक सेपरेट प्लान ऑफ एक्शन ना हो, किसी भी डिपार्टमेंट के पास एक सेपरेट प्लान ऑफ एक्शन ना हो, ठीक है. A subordinate habitually contracts higher authorities passing over his superiors. एक सबऑर्डिनेट था, उसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसने बोला ये सुपीरियर से कौन बात करेगा, छोड़ो हम डायरेक्टली ऊपर चलते हैं. मतलब कायदा क्या बोलता है कि आपको अपने सुपीरियर को बोलना है, वो अपने सुपीरियर को, वो अपने सुपीरियर को, वो अपने सुपीरियर को. आपने बोला नहीं, मैं तो डायरेक्टली, जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल का नॉर्मल बच्चा है, अब उसको कोई तकलीफ होगी वो सबसे पहले अपने मॉनिटर को बताएगा, फिर वो क्लास टीचर को बताएगा, फिर क्लास टीचर हेड मिस्ट्रेस को बताएगी, हेड मिस्ट्रेस फिर बताएगा जाके प्रिंसिपल को. लेकिन इस बच्चे ने सोचा छोड़ो, मॉनिटर क्लास टीचर कुछ वो नहीं रखते, वो डायरेक्टली चले गए प्रिंसिपल के कैबिन में अपनी बात रखने के लिए. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है.
टूल्स आर नॉट फाउंड इन देयर राइट प्लेस, टूल्स जहाँ पे मिलने चाहिए वहाँ पे मिले ही नहीं। मैंने दरवाजा खोला ये सोचते हुए यहाँ पे सारे टूल्स मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मिले ही नहीं। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स में ना देयर आर 2 अलमीराज जिसमें सारी बुक्स रखी रहती हैं। अब मैंने इस एक्सपेक्टेशन में वो खोला कि मुझे मेरी बुक वहाँ मिल जाएगी, लेकिन वो वहाँ मिली नहीं, वो किसी टेबल पे पड़ी हुई थी रैंडम। The manager grants 3 leaves to a subordinate with pay and 1 leave with pay to another. Okay. मैनेजर ने क्या किया, एक बंदे को तो 3 लीव्स दे दी, ठीक है, लेकिन एक को सिर्फ एक दी पेड वाली। मतलब बेसिकली पार्शियलिटी कर रहा है, बायसनेस कर रहा है। एक मेरा फेवरेट है तो मैं तेरे को 3 छुट्टियां दे रहा हूँ पेड वाली, तो मेरा फेवरेट नहीं है तो तेरे को 1 छुट्टी दे रहा हूँ पेड वाली। पार्शियलिटी हो गई ना। कौन सा वाला प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? When the sales manager is not allowed to give discounts to generate significant sales, जब सेल्स मैनेजर को सेल्स डिस्काउंट देने का मौका नहीं दिया जाए, नहीं अलाउ किया जाए ताकि वो सिग्निफिकेंट सेल्स कर सके, तो यहाँ पे कौन से वाला प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है बताइए। ये सारी सिचुएशंस हैं आपके सामने, बताइए कौन से वाले में कौन से वाला आपका प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। चलिए फर्स्ट वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। ये बोलते हैं व्हेन द मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स विद हिज कजन फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल। आपने अपना मोटिव पहले चुन लिया इंस्टेड ऑफ द अदर वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कायदा क्या बोलता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव पहले रखना चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन का जो फायदा है वो पहले रखना चाहिए, अपना खुद का फायदा बाद में रखना चाहिए। ये वाला प्रिंसिपल दिया था फ्योल भाई साहब ने, लेकिन आपने क्या किया, आपने खुद का फायदा, अपने कजन का फायदा पहले रखा और ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को सेकंड कर दिया। सेकेंड था यहाँ पे केस व्हेन चॉक्स आर केप्ट इन लाइब्रेरी एंड बुक्स इन ऑफिस। जब जो चीज जहां मिलनी चाहिए थी वहां नहीं थी, कहीं और ही घूम रही थी, तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ऑर्डर वाला। ऑर्डर क्या बोलता है, हर एक चीज की, हर एक इंसान की एक रिस्पेक्टिव प्लेस होनी चाहिए और वो वही मिलना चाहिए जब जरूरत का समय हो। मतलब यूं ना हो कि हमें जरूरत के समय पे वो चीज वहां मिल नहीं रही है, हम हौच पौच कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। थर्ड, A worker receiving orders from 2 bosses. यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है कि भैया एक इंसान को ऑर्डर सिर्फ एक ही इंसान से मिलना चाहिए, 2 इंसान मिलके एक इंसान को ऑर्डर नहीं देते होने चाहिए। When no department has a separate plan of action, जब किसी भी डिपार्टमेंट के पास खुद का सेपरेट प्लान ऑफ एक्शन ना हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्लान के बारे में सिर्फ इसी वाले प्रिंसिपल में बात होती है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। An subordinate habitually contracts higher authorities passing over his superior. Scalar chain, स्कैलर चेन क्या बोलता है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए चेन बनी होती है, अगर आप वो नहीं फॉलो कर सकते तो आप वो ये वाले उसका प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो। टूल्स आर नॉट फाउंड ऑन देयर राइट प्लेस, ऑर्डर, टूल्स हमेशा अपनी सही जगह पे मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, ऑर्डर वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। मैनेजर क्या कर रहा है, इक्विटी वाले प्रिंसिपल का फॉलो नहीं कर रहा है, वो लोगों को पार्शली, मतलब कुछ लोगों के साथ पार्शली बिहेव कर रहा है, बायसनेस रख रहा है। When the sales manager is not allowed to give discounts to generate significant sales, authority and responsibility, आपने उसे काम तो दिया है कि सेल्स बढ़ाओ सेल्स बढ़ाओ सेल्स बढ़ाओ, लेकिन आप उसको साथ में उतनी पावर भी नहीं दे रहे हो। यू हैव गिवन हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट द अथॉरिटी। हमेशा क्या बोला जाता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। अगर आपने किसी को कोई काम दिया है, उसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो साथ ही साथ आपको उसको इक्वल पावर भी देनी पड़ेगी। ये हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, अथॉरिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ यू आर गिविंग द अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू आर नॉट गिविंग देम द अथॉरिटी, सो इस चीज़ का वायलेशन हो रहा है। आई होप ये सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे था क्वेश्चंस पूछने का। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स के बारे में आपसे जान लिया, ऐसे मानिए, ठीक है। वैसे सारे तो नहीं कवर हुए, लेकिन पता चल जाता है कि भैया बच्चे को आता है कि नहीं आता। 14 प्रिंसिपल में से समझ में आ जाएगा इतने का अगर आंसर आप करेंगे तो। सो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। थोड़ा अलग वे है पूछने का ये। चलिए 24th क्वेश्चन है, explain briefly unity of direction and order as principles of general management। आपने फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, उसमें 2 प्रिंसिपल्स थे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सेकंड था ऑर्डर। आपको इसे एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। चलिए बताइए, ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को और ऑर्डर को
जो कि प्रिंसिपल्स हैं जनरल मैनेजमेंट के। अच्छा, जनरल मैनेजमेंट फ्योल भाई साहब ने दिया है, टेलर भाई साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी ना। ओके, सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोलते हैं कि एक यूनिट जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है, एक डिपार्टमेंट जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है, उसको एक ही हेड और एक ही प्लान के साथ मूव करना चाहिए। इफ मी, the other person, we all belong to one department और हमारा सेम ऑब्जेक्टिव है, तो हमें एक ही हेड और एक ही प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक वो अपना अलग प्लान बना रहे हैं, हम अपना अलग बना रहे हैं, वो अपना अलग बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। So one unit and one plan for the group of activities having the same objective is the essence of this principle. It implies that there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective. एक head और एक plan होना चाहिए group of activities के लिए जो कि same objective रखते हैं. It means that the efforts of members of the organization should be directed towards the achievement of a common goal. It was forwarded by who? Fayol भाई साहब। ऑर्डर में ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूल पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। भाई मेरे को किसी इंसान से मिलना है, ठीक है, आई वांट टू आस्क दैट पर्सन समथिंग वेरी अर्जेंट, तो मैं क्या करूँगी? अगर मुझे वो इंसान पूरे ऑफिस में मिल ही नहीं रहा, मतलब उसकी कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं थी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100 लोगों के ऑफिस में घूमना पड़ेगा, वो कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। ऑन द अदर साइड मुझे पता है ये इंसान यहाँ पे बैठता है और हमेशा यहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना है? अपने कैबिन से निकलना है, उस इंसान के पास जाना है, उससे क्वेश्चन पूछना है, वापस आ जाना है। हाउ ईजी दैट वाज। लेकिन अगर वही चीज़ नहीं हो, मतलब वो इंसान कहीं भी रैंडम प्लेस पे हो, तो ऐसे में तो भैया मेरे को बार बार घूमना पड़ेगा ना, मेरा ऑर्डर डिस्टर्ब, मतलब मेरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वेस्ट होगा मेरा टाइम। तो ऑर्डर बोलता है कि हर एक इंसान और हर एक चीज़ की एक रिस्पेक्टिव जगह होनी चाहिए, एक फिक्स जगह होनी चाहिए, और वो वही मिलना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं मिलना चाहिए। This principle states that there should be a place for everything and everyone in an organization, and that thing or person should be found at its allotted place. This will lead to increased productivity and efficiency. ये productivity में increase करता है और efficiency increase करता है। Okay, चलिए 25th question है। ये 4 मार्क्स के लिए है। इसमें ये पूछ रहे हैं, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट सम ऑफ देयर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिट, द कॉर्प्स और इनिशिएटिव। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, स्पिरिट, द कॉर्प्स किसके बारे में बात करते हैं? टीम स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, और इनिशिएटिव बात करता है लोगों को इतना एनकरेज करो कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही खुल के रख सके आपके सामने, पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेट कर सके डिस्कशन में, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम फॉलो करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है स्पिरिट द कॉर्प्स को, ये बोलते हैं इट मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता साथ मिलके चलने में। वो कहानी तो तुमने सुनी होगी ना कि जब लकड़ियाँ सिंगल सिंगल होती हैं उनको तोड़ना इज़ वेरी इजी, बट लकड़ियाँ अगर बहुत सारी बंच बनी होती हैं, मतलब ऐसे बंडल बनी होती हैं, तो ऐसे में उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक मरते हुए बाप ने अपने बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाई थी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो भाई अगर मिल के रहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बडी टू ब्रेक देम, अदरवाइज वो सिंगल सिंगल होंगे तो उनको तोड़ना वोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये प्रिंसिपल एग्जैक्टली वही सेम चीज़ बात करता है कि अगर तुम टीम में काम करोगे तो तुम्हारा काम बहुत बढ़िया होगा, और अगर तुम अपने 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 में लगे रहोगे, टीम नहीं करोगे, वी की जगह आई वर्ड यूज करोगे, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो कुछ। इट मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही क्या है? स्ट्रेंथ है। दिस यूनियन दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन टीम वर्क एंड सजेस्ट दैट एवरी एम्प्लॉय मस्ट कंसिडर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ द टीम। हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को अपने आप को टीम का पार्ट समझना चाहिए। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, ये है मेन बात। The positive effect of this principle is that it brings harmony in groups and they strive to work harder to achieve the targets. इससे क्या होता है? ग्रुप्स में हार्मनी आती है, एकता वाली भावना आती है कि देखो इंडिविजुअली मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन सबके साथ मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो इसमें वो टीम स्पिरिट वाली बात आ जाती है। ऐसा आता है कि हम सब भाई बंधु हैं, हम सब मिलके कर लेंगे, मिलके हम ऊंचाइयाँ छू लेंगे टाइप्स, वो वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो दैट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। एंड स्ट्राइव टू वर्क हार्डर टू अचीव द टारगेट्स, और यहाँ पे लोग बहुत ही वर्क, मतलब हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो टारगेट्स को अचीव कर सकें। सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये वाले पूछे थे, इनिशिएटिव पूछा था इन्होंने एक्चुअली।
एनीवेज देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, ये नहीं पूछा था इन्होंने पूछा था इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लोगों को इनकरेज करना ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिल रहा है, अगर लोग मुझे उतना उतना वैल्यू दे रहे हैं, मेरी की हुई बात की वैल्यू है, देन इन दैट सिनेरियो मेरे को क्या लगेगा? मेरे को अच्छा लगेगा ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ऐसा लगेगा अरे वाह, यहाँ पे लोग बात मेरी सुनते हैं। मतलब मेरे घर में मेरी कोई सुनाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मेरी सुन रहे हैं, वाह, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। तो मेरा डेडिकेशन टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैं थोड़ा तसल्ली से, तमीज़ से काम करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी बात सुनने लग जाए तो आपको थोड़ा रिस्पेक्टेड फील होता है कि हाँ, सामने वाला बंदा इज़ गिविंग रिस्पेक्ट टू यू। तो जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो आपको लगता है मेरी तरफ से कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए जो मेरी इस रिस्पेक्ट को ख़राब कर दे। तो इंसान बहुत डेडिकेशन से, अच्छे से, पॉजिटिवली पूरे एफर्ट्स लगा के काम करने की सोचता है। ठीक है, तो दैट्स द पॉजिटिव इफेक्ट। और ये नहीं पूछा था, सो हम स्किपिंग इट। 26th क्वेश्चन है, विच टेक्निक ऑफ टेलर सजेस्ट दैट ईच वर्कर शुड बी सुपरवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट? ब्रीफली डिस्कस एनी टू ऑफ द इट्स डेजिग्नेशन सजेस्टेड बाय टेलर। टेलर भाई साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ टेक्निक्स के बारे में बात की थी, और उनमें से एक टेक्निक में उन्होंने स्पेशलिस्ट वर्ड इस्तेमाल किया था कि 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए अलग अलग वर्कर्स के ऊपर, अलग अलग तरह से सुपरविजन रखने के लिए। और आपको उस पर्टिकुलर टेक्निक को थोड़ा सा बताना है, एक्सप्लेन करना है, एंड एट द सेम टाइम उसमें 2 डेजिग्नेशंस, मतलब 8 थे तो 2 डेजिग्नेशंस को यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। It says functional foremanship is the technique suggested by Taylor. It states that every worker should be supervised by different foremen who are specialists of their field to improve the quality and efficiency of workers. फंक्शनल फॉर्मैनशिप वो टेक्निक है जिसके बारे में यहाँ पे ऊपर बात हो रही है। मैंने हमेशा आपको बोला है, जहाँ पे भी ये सुपरविजन के लिए स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट रखे जाते हैं, वर्ड इस्तेमाल हो, तो मतलब वो बात कर रहे हैं फंक्शनल फॉर्मैनशिप के बारे में। दैट्स इट। फंक्शनल फॉर्मैनशिप वो टेक्निक है जो टेलर भाई साहब ने दी थी, जिसमें स्पेशलिस्ट के बारे में बात होती है जो सुपरविजन करते हैं वर्कर्स का। और डिफरेंट होते हैं, मतलब टोटल 8 होते हैं। 8 अलग से फॉर्मेन्स आपको रखने पड़ते हैं, स्पेशलिस्ट आपको रखने पड़ते हैं, ताकि वो अपने अपने अरेना की, अपने अपने फील्ड की क्या कर सके, नज़र रख सकें आपके ऊपर। अब 2 उनमें से डेजिग्नेशन आपको बतानी थी, तो आप कोई भी 2 बता सकते हैं, मतलब 8 है तो उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप बता सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने रूट क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के बारे में बताइए, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। रूट क्लर्क आपको सही रास्ता, सही तरीका, सही रूट बताएगा कोई भी काम करने का, वेरएज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको टाइम और कॉस्ट बताएगा जो एप्ट होती है, मतलब कोई काम कितने समय में फिनिश हो जाना चाहिए, कितनी कॉस्ट के साथ फिनिश हो जाना चाहिए, वो बताने का काम करता है। तो रूट क्लर्क में दिस है, रूट क्लर्क lays down the sequence or path that each operation has to follow for the completion of a particular job. कौन सा रूट, कौन सा पाथ, कौन सा सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए ऑपरेशन का, ताकि आप एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट कर सकें। He decides the exact route through which work travels from machine to machine. ये बताता है कि कैसे वर्क मशीन से मशीन तक एग्जैक्ट रूट में ट्रैवल करता है, वो चीज़ आपको इससे पता चलेगी। Time and cost clerk, he frames the timetable for doing various jobs and maintains the records of the cost of work. ये बेसिकली टाइम टेबल फ्रेम करता है डिफरेंट टास्क करने का, डिफरेंट जॉब करने का, और कॉस्ट बताता है कौन सा कॉस्ट कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो टाइम टेबल परफॉर्म बनाना और कॉस्ट बताना इनका काम होता है, सही रूट बताना इनका काम होता है। इनके अलावा इंस्पेक्शन वाले होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं। डिसिप्लिन का वाला काम होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, इंस्पेक्शन वाले का काम होता है ये इंश्योर करना सारा काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे 8 होते हैं टोटल, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन था कि आप कोई भी 2 लिख सकते थे उनमें से, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बोला था, इन्होंने बोला था एनी 2, तो कोई भी 2 हो सकते थे। बट आप ये चीज़ पे फोकस करो कि जितने भी क्वेश्चन में जैसा जैसा लिखा हुआ है ना, वैसे ही उसके आंसर्स हो रहे हैं। मतलब इन्होंने क्वेश्चन में बोला 2, 3, तो वैसे ही 3 या 2 हम लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, फालतू में कुछ भी नहीं लिख रहे, है ना। आपको पेपर में भी यही फिलॉसफी अपनानी है। रीज़न बिंग, अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा लिखोगे सामने वाला इंसान इरिटेट हो सकता है, और कम लिखोगे तो मार्क्स काटने की तो उसको पूरी इजाज़त मिल जाएगी उस चीज़ से।
ओके, 27th क्वेश्चन बोलता है डेवलप एन इमेजिनरी प्लान ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट्स टू बी इंट्रोड्यूस फॉर द वर्कर्स एंगेज इन मेकिंग फर्नीचर। आपको एक इमेजिनरी प्लान बनाना है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझानी है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम की, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वैसे तो ये बोल सकते थे एक सिंपल तरीके से कि ये कॉन्सेप्ट है, इसे एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आप कोई भी रैंडम एग्जाम्पल अपनी मन से पिक करते और उसको एक्सप्लेन कर देते, बट यहाँ ये आपको बोल रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, एग्जाम्पल होना चाहिए फर्नीचर मेकिंग का। तो एग्जाम्पल का हिंट इन्होंने आपको खुद से दे दिया कि हमें ये वाला एग्जाम्पल चाहिए कि कोई इंसान अगर फर्नीचर बना रहा है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम का अगर सिस्टम फॉलो करता है तो उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए कि कैसे वर्क करेगा। अब इसमें क्या होता है डिफरेंशियल पीस वेज में कि हर इंसान को सेम वेजेस नहीं मिलते कि भैया मैं भी आई हूँ आज काम करने के लिए, दूसरा इंसान भी आया है, ये इंसान भी आया, ये इंसान भी आया, ये इंसान भी आया, तो सबको सेम रेट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं आई हूँ, मैंने ज़्यादा काम किया है तो आई विल बी पेड मोर, किसी ने कम काम किया है तो उसको मिलेगी कम पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल जो है वो हमने जो लिया हुआ वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे। हम ऐसा मान रहे हैं कि इमेजिन कर रहे हैं कि दो इंसान हैं ए और बी, ठीक है। ये फर्नीचर मेकिंग के बिजनेस में स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स की गई थी 20। स्टैंडर्ड यूनिट कितनी फिक्स की गई थी? 20। कि ऑन एन एवरेज हर एक वर्कर को 20 यूनिट्स तो प्रोड्यूस करनी ही है। ऑन एन एवरेज हर एक वर्कर को 20 यूनिट्स तो करनी ही है प्रोड्यूस, ठीक है। तो हुआ ये कि हमारे भाई साहब ए ये तो 24 यूनिट्स पर वो करके गए, पर ये सिर्फ 16 यूनिट्स बना के गए। ये 24 यूनिट्स बना के गए, ये 16 यूनिट्स बना के गए। स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया था हमने? 20। ये स्टैंडर्ड हम कैसे फिक्स करते हैं? एवरेज देख के लोगों का कि लोग कितना एक दिन में बना सकते हैं। तो हमने क्या फिक्स किया था? 20। इन्होंने तो ज़्यादा किया, इन्होंने कम किया। डिफरेंशियल पीस वेज में हमने क्या किया था? हमने 2 रेट रखे थे। हमने बोला था कि अगर कोई इंसान ये जो हमारा एवरेज है इसको मीट नहीं कर पाता है तो उसके लिए वेजेस होंगे 75 रुपीज़ पर यूनिट, और अगर वो ये एवरेज को मीट कर लेता है तो उसके लिए वेजेस होंगे 100। तो आपने सेम काम करने का, यूनिट बनानी थी ना आपको, मतलब आपको तो एक प्रोडक्ट बनाना था, सेम यूनिट बनाने का अलग अलग रेट दिया है 2 इंसानों को। मतलब इसको यू आर पेइंग अलग, इसको यू आर पेइंग अलग। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड मीट कर पाया, वो दूसरा नहीं कर पाया। 24 वाले ने स्टैंडर्ड ऑब्वियसली मीट कर दिया, जो भी स्टैंडर्ड आपने सेट किया था, जो भी टारगेट आपने सेट किया था, और उसके बियॉन्ड ही ले गया, तो इसको पेमेंट मिलेगी 100 रुपीज़ के हिसाब से। लेकिन ये जो इंसान है, क्योंकि ये सिर्फ 16 यूनिट्स बना पाया, तो इसको पेमेंट मिलेगी 75 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। इसको पेमेंट मिलेगी 75 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसको तो मिल जाएगी 2400, और इसको मिलेगी अप्रॉक्स, हम मान लेते हैं कितनी, 2400 एंड 1200, बिल्कुल आधी। समझ रहे हैं? इस तरह से वर्क करता है कि वो क्योंकि स्टैंडर्ड्स मीट कर पाया तो उसने उतना ले लिया जितना उसके लिए फिक्स किया गया था, और ये स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाया तो इसको 75 रुपीज़ मैंने। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई है। अब हम देख लेते हैं जो लिखा हुआ है उसे। इट सेज सपोज स्टैंडर्ड आउटपुट इज फिक्स एट 20 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट हमने फिक्स किया है 20 यूनिट्स पे। 2 वर्कर्स हैं ए और बी, एक ने परफॉर्म किया है 24, एक ने किया है 16। 2 रेट्स जो फिक्स किए हैं वो हैं 100 और 75। जो 100 उसको मिलेगा जो 20 के ऊपर प्रोड्यूस करेगा, और 75 उसको मिलेगा जो 20 के नीचे प्रोड्यूस करेगा। तो ए ने किया 24, तो 2400 उसको मिल गए, और 75 इसको मिले दूसरे को, क्योंकि उसने सिर्फ 16 यूनिट्स की। Thus the inefficient worker, that is B, will be motivated to produce more units of furniture to reach the standard output. इसलिए जो ये inefficient worker है B, वो थोड़ा मोटिवेट होगा, वो सोचेगा यार अगर 4 यूनिट्स और बना लेता मैं तो मेरे को भी 100 रुपये मिल रहे होते,
यहाँ पे देखो 16 यूनिट्स तो मैंने बनाई ना, थोड़ी तो कम बनाई है इसे, यहीं पे मैं थोड़ा और एफर्ट्स लगा लेता, 20 बना देता तो मेरे को थोड़ा सा तो फ़ायदा मिल जाता उस चीज़ का। ये चीज़ उसके दिमाग में चलेगी और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा क्या होगा, मोटिवेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ टेलर एंड फ्योल स्टेट सम ऑफ इट्स सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। भैया इस क्वेश्चन के लिए तो आप प्रिपेयर्ड रहना। टेलर भाई साहब और फ्योल भाई साहब दोनों ने प्रिंसिपल्स दिए थे और अक्सर इन दोनों के प्रिंसिपल्स में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे सिर्फ डिफरेंसेस नहीं पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे आपसे सिमिलैरिटीज़ भी पूछी जा रही हैं कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, इनके बीच में क्या डिससिमिलैरिटीज़ थी, दोनों को एक्सप्लेन करिए। सो टेलर भाई साहब, फ्योल भाई साहब दोनों ने क्या क्या अपने प्रिंसिपल्स में बातें कही हैं, क्या सिमिलर है क्या नहीं है, वो यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। चलिए यहाँ पहले सिमिलैरिटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, उसके बाद डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ इन्होंने लिखा है बोथ स्ट्रेस्ड ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दोनों ने ही गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन पे काफ़ी स्ट्रेस दिया है। Second, both of them have contributed immensely to the knowledge of management and their contributions are complementary to each other. दोनों ने ही immensely contribute किया है मैनेजमेंट की नॉलेज में और इन दोनों के ही कंट्रीब्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे ईच अदर। मतलब बेसिकली दोनों ने बहुत ही शिद्दत से बैठ के मैनेजमेंट को अच्छे से स्टडी किया और उसके बारे में अपनी नॉलेज शेयर करी है और इन दोनों की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना वो एक दूसरे से ना ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रेरी है, मतलब ये अलग बात बोल रहा है तो दूसरा बिल्कुल अलग बात बोल रहा है। ऐसे होता ना तो किसी भी इंसान के लिए दोनों में से किसको सेलेक्ट करे वो एक दुविधा वाली बात हो जाती है, डिलेमा में चला जाता है इंसान। भाई मेरे सामने ऑप्शन रखा जाता है टेलर भाई साहब को वो करो या फ्योल भाई साहब को, तो मेरे लिए तो वो होता ना कि भाई मैं किसको फॉलो करूं। बट यहाँ पे जो दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो कॉन्ट्रेरी नहीं जा रहे हैं। बहुत स्ट्रेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दोनों का ही मेन मुद्दा ये था कि मैनेजमेंट की मदद से हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने हैं ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत एम्फेसाइज ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, दोनों ने ही लेबर के डिवीजन और स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया है कि लेबर को डिवाइड करो, मतलब वर्क को डिवाइड करो उसमें, और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करो कि जो इंसान जिस काम को करने में एक्सपर्ट है उसको वो काम दो ताकि वो और एक्सपर्ट बने एंड एट द सेम टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी कम हो पाए। डिससिमिलैरिटीज़ में ये बोलते हैं Fioll's principles are universally applicable whereas Taylor's contribution is more related to shop floor factory area। ये बोलते हैं फ्योल भाई साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो तो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेलर भाई साहब तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो शॉप फ्लोर फैक्ट्री एरिया में ज़्यादा इम्प्लाई होता है। मतलब ये हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे फिट नहीं हो सकता। जैसे फ्योल भाई साहब ने जो बोला है वो डी मार्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल कॉलेजेस किसी में भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन टेलर भाई साहब ने जो दिए हैं वो बात करते हैं एड स्पेशलिस्ट के बारे में, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो ये सारी फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, वर्कर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो सिर्फ वहीं अप्लाई हो सकती हैं। Fioll's principles are based on personal experience whereas Taylor formulated its principles and techniques on the basis of observation and experimentation। Fioll के जो principles हैं वो personal experience पे based हैं, मतलब फ्योल भाई साहब ने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ये सारी चीज़ें फील की तो वो उन्होंने प्रिंसिपल्स फॉर्मेट में दे दी, जबकि टेलर भाई साहब ने दूसरों को ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बेसिस पे उन्होंने जो भी अपने कंक्लूजन्स निकाले, ड्रॉ करे, उसको उन्होंने प्रिंसिपल्स के रूप में बता दिया। सो सिमिलैरिटीज़ में 4 पॉइंट्स हैं, डिससिमिलैरिटीज़ में मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिससिमिलैरिटीज़ में 2 पॉइंट्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग काइंड का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए क्या बोलता है ये बोल रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये जो फॉलोइंग पिक्चर है इसमें कौन से वाला प्रिंसिपल डिपिक्ट हो रहा है एंड एट द सेम टाइम उसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है वो भी बताइए। कहने का मतलब क्या हुआ
कि जो पिक्चर दी हुई है इसको थोड़ा सा देखो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, बोला था ना। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आपको कुछ दिख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन से प्रिंसिपल पे फोकस डाल रहा है, एंड एट द सेम टाइम उस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ बॉस है, वर्कर 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 वर्कर, वी विल डू द वर्क ऑल टुगेदर, हम लोग मिल के काम करेंगे, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। बॉस एंड वर्कर्स सारे मिल के खड़े हुए हैं, दे आर सेइंग हम सब मिल के काम करेंगे, वो साथ ही हाथ बढ़ाना। चलो बताओ, बात हो रही है स्पिरिट द कॉर्प्स के बारे में, टीम स्पिरिट के बारे में। रिप्लेस आई विद वी, मतलब ये कॉन्सेप्ट, अच्छा ये लाइन तुम लिखोगे ना तो ये बहुत सामने वाले इंसान को इम्प्रेस कर सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट, दिस प्रिंसिपल टॉक्स बाय अबाउट रिप्लेसिंग आई विद वी, मतलब आई की जगह जहाँ पे हम करते हैं आई 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 आई, उसकी जगह वी 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 करो, दैट मीन्स टीम को तुम साथ में लेके चल रहे हो। सो इट सेज इट मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू फ्योल मैनेजमेंट शुड प्रमोट team spirit of unity and harmony among employees. A manager should replace I with we in all his conversations with workers to foster team spirit. Positive impact of the following this principle are, इसका positive impact क्या होगा? Obviously, it helps in easy achievement of goals. It helps in developing feeling of trust and belongingness among employees. एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसे उनको फील आएगा बिलोंगिंगनेस वाला कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, दीज आर माई पीपल। वो माई पीपल जब भी आ जाता है ना वर्ड आपके दिमाग में, तभी आपको यूँ लगता है कि अरे यार हम तो बिलोंग करते हैं यहाँ से, यही के लिए तो हम पैदा हुए हैं, काइंड ऑफ वो चीज़ है। तो उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली बेनिफिट पहुँचता है। चलिए 30th क्वेश्चन पे आ गए, इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं एंड देन यू विल बी डन विद दिस चैप्टर्स फुल पैकेज सीरीज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेन एक पिक्चर दी हुई है, देन आपसे पूछा हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वायलेटेड इन द फॉलोइंग पिक्चर केसेस। अभी शायद इसके आगे एक और भी आ सकता है, ऑल्सो एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग इट। ये पिक्चर है, आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल के बारे में बात हुई है जिसका वायलेशन हुआ है, जिसको फॉलो नहीं किया, जैसे पिछले वाले में क्या था, फॉलो किया था आपने उस प्रिंसिपल को, यहाँ आपने वायलेशन की है। अब वायलेशन की है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये बॉस है, ये वर्कर है। कंप्लीट द सेल्स टारगेट इन 1 month और यू विल लूज योर जॉब। ये उसको धमकी दे रहा है काम वाले को, वर्कर को, कि बेटा या तो सेल्स टारगेट कंप्लीट करो या फिर निकल लो, नहीं अगले महीने तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। टारगेट दे रहे हो लेकिन एक धमकी के साथ। तो कौन से वाले प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो तुम यहाँ पे, बताओ बताओ कौन से वाले प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो। एंड द प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जिसमें हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम निकालेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन में हम टिका के रखें। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्योल भाई साहब, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो मुझे एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, टिका तो कोई है नहीं। आज किसी और ने उस वो काम को किया है, कल कोई और उस काम को करेगा, परसों कोई और उस काम करेगा, नरसों कोई और उस काम को करेगा। तो भाई वो काम अच्छे से हो पाएगा क्या, तुम सोच के देखो, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी अचीव कर पाएगी? द आंसर इज नो, नहीं कर पाएगी वो एफिशिएंसी अचीव। सो ये बोल रहे हैं कि भाई फ्योल भाई साहब के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय टर्नओवर जितना मिनिमाइज्ड हो उतना अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए, और जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी चली जाएगी। देयरफॉर सपोज एन इंडिविजुअल गेट्स सिलेक्टेड फॉर अ पोस्ट, देन ही शुड बी गिवन अप्रोप्रिएट टाइम टू प्रूव हिज एबिलिटीज़। ऐसा सपोज करिए कि एक इंडिविजुअल को अगर एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उसको अप्रोप्रिएट टाइम दिया कीजिए उसकी एबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बहुत ही बेकार से एग्जांपल देती हूँ, इस बार का बिग बॉस व्हेन इट स्टार्टेड, ठीक है, मैं हर बार का देखती हूँ, मेरी बुरी आदत है, आप मत लगाइएगा। सो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वीक में ही ना लोगों को जज करते हैं। लाइक दिस टाइम दिस गर्ल केम, प्रियंका, मुझे स्टार्टिंग में लगा क्यों लेके आए हैं इसको यार, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, फालतू की ये वो, बट सेकेंड वीक में उसने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सो अगर आपने उसको उसकी एबिलिटीज़ प्रूव करने के लिए एक हफ्ता ही नहीं दिया, आपने डायरेक्टली उसे जज कर लिया, जबकि आपको एक्चुअली उसके बारे में तो सेकंड वीक में पता चला। तो अगर आप फर्स्ट वीक में उसे निकाल देते, फर्स्ट वीक में ही बिग बॉस से वो बाहर हो जाती, तो आपके सामने हमेशा उसकी इमेज कैसे रखती कि इसमें दम नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसमें बहुत दम है, राइट? तो किसी भी इंसान को एक
प्रॉपर टाइम दो उसकी एबिलिटीज प्रूव करने का। ऐसे नहीं कि उसको पहली मुलाकात में जज कर लो तुम, वो नहीं करना चाहिए। सो वही चीज़ लिखी हुई है, किसी भी और मतलब किसी भी बंदे को अगर तुम हायर करते हो तो तुमने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, उपकार तो किया नहीं तुमने उस पर कि चल तू भी आ जा, तेरे पास जॉब नहीं है तो हमारे यहाँ पे काम कर ले, और एक हफ्ते में तुमने उसे भगा दिया, नहीं ना। हायर करते हुए तुमने एक प्रोसीजर फॉलो किया होगा, कुछ जजमेंट्स यूज़ करी होंगी। अब तुम्हें अपनी जजमेंट्स पे यकीन है कि एक हफ्ते में तुम उसे बाहर निकाल रहे हो, दैट शुडंट बी डन। तुम्हें उसको मौका देना चाहिए कि तुम रुको, प्रूव करो अपने आप को। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि साल 2 साल अपने पास बिठा लो, एटलीस्ट 3-4 महीने उसको मौका दो, करने का काम देखो उसका तरीका, अगर नहीं जमे फिर निकालो। This ensures stability and thus he can get a proper time to explore his skills. इससे उसको stability भी मिलेगी and at the same time उसको proper time मिलेगा अपनी skills को explore करने के लिए। Negative impact इसका ये हो जाता है कि labor turnover increase हो जाता है और cost of recruitment बढ़ती जाती है, क्योंकि भैया अगर आपको बाहर से ही recruit करने हैं लोग तो वो सस्ते में तो होंगे नहीं, उसमें तो लगेंगे पैसे लगेंगे तो तुम्हारे हाथ से कॉस्ट जा रही है, सिंपल सा लॉजिक। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। अब सेकंड है ये वाला, ठीक है, अब आंसर तो तुम देख ही रहे हो बट फिर भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। सुपरवाइजर है, ये भी सुपरवाइजर है। वी बोथ वर्क एट द सेम लेवल, देन व्हाई आर यू पेड मोर देन मी? बिकॉज आई एम द फ्रेंड ऑफ बॉस सन। वाह, 2 लोग हैं जो कि सेम जॉब पे काम कर रहे हैं, दूसरा उससे पूछ रहा है कि यार हम तो काम सेम उस पर कर रहे हैं। जैसे ऐसे मानिए मैं हूँ और आदिति मैम है, ठीक है, और साक्षी मैम है, हम तीनों कॉमर्स का पढ़ा रहे हैं और हम तीनों लाइन से खड़े हुए हैं, और मैं ही उनको बोल रही हूँ कि यार वैसे देखा जाए तो हम तीनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप दोनों को ज़्यादा पेमेंट क्यों मिल रही है, मुझे कम पेमेंट क्यों मिल रही है? तो सामने से उन दोनों ने बोला, साक्षी मैम ने बोला कि क्योंकि एक्चुअली स्नेहा मैम मेरी फ्रेंड है, ठीक है, और आदिति मैम ने बोला कि स्नेहा मैम का भाई मेरा दोस्त है। तो ऐसे में मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना, यहाँ पे मेरा भी कोई रिश्तेदार होना चाहिए था स्नेहा मैम की फ्रेंड लिस्ट में। सो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये चीज़ कौन से वायलेशन के बारे में बात करती है? बात करती है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बारे में, कि व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम लेवल, तो यू शुड बी गेट पेड इक्वली। लाइक यूँ नहीं हो कि तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है, तुम्हें ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। This principle emphasizes kindness and justice in the behavior of managers towards workers. It will bring loyalty and devotion in the behavior of employees and they will put their best to achieve their targets. इससे क्या होगा, अगर आप इक्विटी फॉलो करते हैं तो लोग आपस में अच्छे रहेंगे, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा समझेंगे कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन सबको इक्वली ट्रीट करता है, वील हैव टू गिव आवर 100% टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और बिलीफ, और इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। कोई भी सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और बिलीफ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और अगर प्रिंसिपल का वायलेशन होता है इस प्रिंसिपल का, तो 2 नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ लेके हुए हैं। डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज लीडिंग टू ग्रेटर टर्नओवर। भाई मुझे किसी दिन अगर पता चल गया कि इन दोनों को मुझसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है, ठीक है, और काम हम इक्वली कर रहे हैं, तो मैं तो खुंदस खा जाऊंगी ना। मुझे तो लगेगा यार ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब सेम काम कर रहे हैं उसकी वजह से इनको ज़्यादा पेमेंट मिल रही है मुझे कम मिल रही है, आज से मैं ढंग से काम नहीं करूँगी, आज से मैं ज़्यादा ब्रेक्स लूँगी, आज से मैं ये करूँगी, आज से मैं वो करूँगी, तो मेरे अंदर डिससैटिस्फैक्शन फैल रहा है ना। तो एक तो वो चीज़ हो जाती है, पुअर रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। और दूसरी बात, मेरे को स्नेहा मैम से खुंदस होने लग जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा मैम सेम काम के लिए मुझे अलग पेमेंट दे रही है, उनको अलग पेमेंट दे रही है, आई डोंट लाइक दिस टीचर, मतलब आई डोंट लाइक दिस HR, यूँ हो जाएगा ना। तो मैनेजर और वर्कर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, और ये क्या बोल रहा है, लेट्स डिस्कस दिस। Okay, so it says identify the principles of management violated in the following cases and explain them. इन फॉलोइंग केसेस में कौन से वाले प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं मैनेजमेंट के, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एट द सेम टाइम आपको एक्सप्लेन भी करना है उन्हें, ठीक है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फर्स्ट है मानव, अ मैनेजर स्पीक्स टू पीपल एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग हिज एज वेल एज अदर डिपार्टमेंट्स। मानव है एक मैनेजर जो कि सबसे बात करता है, सारे लेवल के लोगों से बात करता है, अपने भी डिपार्टमेंट से बात करता है, दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोगों से भी बात करता है, सबसे बात करता है, ठीक है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली, ही इज़ ओवर फ्रेंडली। Manav, a manager, expects his subordinates to work for personal satisfaction and contentment without any monetary reward. मानव मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करे, मॉनेटरी रिवॉर्ड को छोड़ के।
इट्स लाइक मैग्नेट ब्रेन्स मुझे बोल रहा है कि मैम आप पढ़ाइए क्योंकि आप जगत का भला कर रही हैं, ये फीलिंग के साथ आप पढ़ाइए, पैसे का छोड़ दीजिए, आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपको पढ़ाने के, बस आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि अरे मैं तो लोगों का भला कर रही हूँ, मेरी वजह से लोग कितने सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग, ऐसा मानव इज एक्सपेक्टिंग, है ना, समझ लो। ओके सो ये तो वो है आपके प्रिंसिपल्स। आप बताइए कि किसका वायलेशन हो रहा है, मतलब किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है दोनों केसेस में। फर्स्ट केस की बात करें तो जैसे स्केलर चेन, मानव हर किसी से बात करता है, वैसे आपको ये पिक्चर देख के भी थोड़ा बोल कर लेना चाहिए था, आइडिया लगा लेना चाहिए। स्केलर चेन क्या बोलता है कि आपको एक फ्लो में बात करनी होती है, एक कम्युनिकेशन की लाइन बनी होती है, आपको उसे फॉलो करना होता है, ठीक है, और आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते हैं, ओके, नो मैटर व्हाट। और यहाँ ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फ्योल स्केलर चेन रेफर्स टू द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स द्वारा टॉप टू बॉटम रन करती है कम्युनिकेशन की लाइन, तो उसे फॉलो करना चाहिए। The above figure illustrates the scalar chain if D and G wants to communicate the message usually, अगर D और G को कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना है तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, देयर इज दिस अनदर कॉन्सेप्ट गैंग प्लैंक करके, वो मौका देता है कि इमरजेंसी के टाइम पे यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट थिंग्स टू द जी, टू द अदर पर्सन, ठीक है। तो बट उसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो लेट इट बी। सेकेंड है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, remuneration of employees. According to Fayol, the quantum and methods of remuneration payable to employees should be fair and reasonable. It should be satisfactory to both employers and employees, which gives them a reasonable standard of living. तुम बात कर रहे हो कि अपने satisfaction के लिए तुम वो करो, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है, satisfaction से मुझे खुशी ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन मेरा पेट भरेगा पैसे से, बिना पैसे के मैं कुछ नहीं खरीद पाऊंगी। मैं शॉप पे जाके ये नहीं बोल सकती मेरे पास इतना सारा satisfaction है, क्या तुम मुझे ये चीज खाने के लिए दे सकते हो, क्या मुझे एक बर्गर खाने को मिलेगा इतने से सेटिस्फैक्शन के बदले, क्या तुम मुझे पिज्जा दोगे इतने सारे सेटिस्फैक्शन के बदले में, यू कैन डू दैट, राइट। अगर होता ऐसे तो भैया पता नहीं मैं कितना कुछ खा चुकी होती फ्री में। अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के बारे में बात नहीं हुई है, सो लेट इट बी। चलिए, आई गेस कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिसिंग है, बट नाउ लेट इट बी, 2 क्वेश्चन हमने वो कर लिए। 32nd पे जंप करते हैं। ये बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि टेलर भाई साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं और फ्योल भाई साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, म्यूचुअल हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, म्यूचुअल है, मतलब एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं आगे। One believed that management should not close its ears to constructive suggestions made by the employees, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereby suggestions which results in substantial time or cost reduction should be rewarded. एक का मानना ये है कि कभी भी मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के अगेंस्ट, कि भाई कोई इंसान कुछ अच्छा सजेशन दे रहा है बट तुम कान बंद करके बैठे हो जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज अ वर्कर, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वर्कर तो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता, तुम ऐसे जजमेंटल हो, ठीक है। और दूसरा बोलता है कि आपको एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम बिल्ड करना चाहिए अपने यहाँ पे, ताकि कोई भी अगर ऐसा कुछ बढ़िया सजेशन दे तो उसको तुम रिवॉर्ड दो और उससे तुम थोड़ा फ़ायदा उठाओ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड भाई साहब एंड फ्योल भाई साहब रेफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। ऊपर लिखे हुए चीज़ों में आपको टेलर भाई साहब और फ्योल भाई साहब के कौन से वाले प्रिंसिपल की याद दिलाई जा रही है वो आपको बताना है, और ये आपका क्वेश्चन है पूरे 6 नंबर का, तो आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसा ही रखना है। Okay, so they are saying management should not close its ears to constructive suggestions made by the employees is related with the principle of Taylor. Taylor भाई साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था cooperation not individualism. आपको हमेशा सबको साथ लेके चलना है। It shouldn't be like कि आप अपने मन की करे जा रहे हो, you are not listening to anybody else. ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी के साथ cooperate करते हुए चलो, एक दूसरे को साथ लेके चलो, सिर्फ अपने अपने बारे में मत सोचो। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है।
दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि ये उसी का ही एक्सटेंशन है। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, कंपटीशन को आप रिप्लेस करें कोऑपरेशन से। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को ही रियलाइज होना चाहिए कि एक दूसरे की ज़रूरत है उन लोगों को। For this, management should entertain the constructive suggestion of employees and at the same time workers should also cooperate with management. इसके लिए उनको constructive suggestions जो मिल रहे होते हैं workers से ले लेने चाहिए और workers को भी management की सुननी चाहिए, management के साथ cooperate करना चाहिए. A good company should have an employee suggestion system is related to the Fayol's principle of initiative. एक अच्छी कंपनी हमेशा सजेशन सुनती है, ये फ्योल भाई साहब के इनिशिएटिव वाले प्रिंसिपल से लिंक्ड है। अब इनिशिएटिव वाला वो क्या बोलता है कि जब भी आपको मौका मिले सुनने की तो आपको सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका मिले बोलने का तो उसे बोलना चाहिए अगर उसके पास कुछ ढंग का बोलने का है तो, और आपको हमेशा इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि बोलो अगर तुम्हारे पास कुछ ढंग का है तो। Principle related to Fayol was initiative in which they suggested that the employees at all levels should take initiatives or actions without any force or foundations. This will help to motivate them and they will work hard for the betterment of the organization. He stressed that a good company should have an employee suggestion system whereby initiatives, suggestions which result in substantial cost time reduction should be awarded. Okay, so टेलर भाई साहब का कौन सा वाला प्रिंसिपल था? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फ्योल भाई साहब का कौन सा वाला प्रिंसिपल था? इनिशिएटिव वाला। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे चलती हूँ। ओके, अब हम आ गए हैं लास्ट दो क्वेश्चंस पे। ये लास्ट दो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस। 33rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। Okay, so it says श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ कंबाइनिंग बिजनेस विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मैं ना बहुत फास्ट रीड करूँगी केस बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लेंदी है, और जिस लाइन का मतलब मुझे लगेगा ना कि हाँ एक्सप्लेन करना है, मैं उसी लाइन का मतलब एक्सप्लेन करूँगी। ओके, और मैं थोड़ा साइड होके रीड कर रही हूँ सो दैट इफ़ यू पीपल वांट टू रीड खुद से मेरा वाला पॉज करके तो वो भी तुम कर सकते हो। पहले कोशिश तो वही करना तुम, ठीक है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ combining business with social responsibility, an organization of the business by the women and for the women. The story of Shri Mahila Grihe Udyog Lijjat Papad is very inspiring for would-be managers. ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है ऐसे मैनेजर्स के लिए जो कि फ्यूचर में मैनेजर्स बनने वाले हैं, ठीक है। इट शोज़ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंबाइन बिजनेस विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिखाता है कि कैसे एक बिजनेस अपने आप को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंबाइन कर सकता है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि इस बिजनेस में इन्होंने ज़्यादातर विमेंस रखी हुई हैं, इस बिजनेस में उन्होंने मैक्सिमम विमेंस रखी हुई हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन विमेंस के लिए ही है, उनके द्वारा ही है, उनके मतलब उनसे ही बिलोंग करता है। ओके, then they say it shows how an organization can combine business with social responsibility and make its stakeholders self-reliant. The stakeholders are various women who numbering over 40,000 are given the task of making लिज्जत पापड़। 40,000 औरतें इनसे associated हैं और लिज्जत पापड़ बना रही हैं, which are very famous with the quality throughout the world। जिसको लिज्जत पापड़ को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इनको इनकी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। The organization which started with a modest loan of rupees 80 now has a turnover of rupees 301 crores। लिज्जत पापड़ का 80 रुपीज़ से मतलब शुरू हुआ था। इनकी स्टोरी मैंने शायद आपको पढ़ाई भी हुई है, लिज्जत पापड़ की पूरी स्टोरी पढ़ी थी हमने। नहीं, एक्चुअली आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। एंटरप्रेन्योरशिप में देखिएगा, वहाँ पे मैंने लिज्जत पापड़ की पूरी स्टोरी बनाई हुई है, वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि इनका बिज़नेस ना सिर्फ 80 रुपये से शुरू हुआ था। 4-5 औरतें थीं, उन्होंने 80 रुपये का लोन लिया था और अपने बिज़नेस को शुरू किया था, एंड फिर उसके बाद इसको इतना बड़ा बना दिया दैट आज ये 10 करोड़ का तो एक्सपोर्ट करते हैं और 301 करोड़ का इनका टर्नओवर है। द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेक होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया होता है उसके अकॉर्डिंग स्टेक होल्डर्स को उनका प्रॉफिट मिल जाता है। इट हैज स्ट्रक टू इट्स कोर वैल्यूज फॉर ओवर 40 ईयर्स। 40 साल से ये अपने कोर वैल्यूज से जुड़े हुए हैं, जो वादे इन्होंने पहले किए थे उन सबको निभा रहे हैं।
It has shown how it is possible to combine Gandhian values with the business. इन्होंने दिखाया कि कैसे गांधी वाली वैल्यूज़ हम बिजनेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं. The company has at least 61 branches. इनकी at least 61 branches है. Any women subscribing to these core values can become a member of the operation. कोई भी women चाहे तो इसका member बन सकती है. According to the website of organization www.lijjat.com, Shri Mahila Grey Udyog Lijjat Papad is synthesis of 3 different concepts, core values, namely the concept of business, the concept of family, the concept of devotion. इनकी वेबसाइट के थ्रू पता चलता है कि ये 3 कोर वैल्यूज़ पे बिलीव करती हैं, जो कि है बिजनेस की कॉन्सेप्ट पे, फैमिली की कॉन्सेप्ट पे और डिवोशन की कॉन्सेप्ट पे, कि डिवोट करो अपना टाइम फैमिली की कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, लाइक फैमिली वाले वो है, और बिजनेस की कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती है. All these concepts are complied and uniformly applied in this institution. ये तीनों ही concepts को इनकी organization में बहुत अच्छी तरह से apply किया जाता है. As a result of this synthesis, a peculiar Lijjat way of thinking has developed therein. The institution has adopted the concept of business from the very beginning. All its dealings are carried out on a sound and pragmatic footing. Production of quality goods at the reasonable prices. ये quality goods बेचते हैं और reasonable prices पे बेचते हैं. It has never and nor will it in the future accept any charity, donation, gift or grant from any quarter. ये किसी से भी gift, charity वगैरह accept नहीं करते हैं, खुद के पैसे से ही चलते हैं. On the contrary, the member sisters donate collectively for the good causes from time to time. बल्कि ऊपर से ये ऐसा करता है कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा अच्छा वो आता है मौका, तो ये वहाँ पे डोनेशन देने से रुकते नहीं है. मतलब it's like they don't accept it, but then they give it. Okay. Besides the concept of business, the institution, along with all its member sisters, have adopted the concept of mutual family affection. ये एक business में जितने भी लोग काम करें ना, एक family member की तरह रहते हैं, ऐसे मानिए आप. Then they say all the affairs of the institution are dealt with a manner similar to that of the family carrying out its own daily household chores. जैसे घर में निर्णय लिए जाते हैं ना किसी भी क्वेश्चन पे, वैसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ की जाती है. But the most important concept adopted by the institution is the concept of devotion. जो सबसे important concept इनके द्वारा adopt की गई है वो है concept of devotion. For the member sister, employees and well-wishers, the institution is never merely a place to earn one's livelihood. It's a place of worship to devote. इनके लिए जो इनका काम का एरिया है ना, वो इनके लिए काम की जगह नहीं है, वो इनके लिए एक मंदिर है जहाँ पे जाके इनको पूजा करनी होती है. पूजा एज एन लाइक इनका काम इनकी पूजा है, वो बोलते हैं ना वैसे. One's energy not for his own benefit but for the benefit of all. In the institution, work is worship. The institution is open to everybody who has faith in basic concept. ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट में जिसको भी फेथ है इस इंस्टीट्यूशन के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं. एनीबडी कैन जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन एंड बिकम अ मेंबर. अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका आंसर साथ ही साथ दिया हुआ है वो है विच पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बिन स्ट्रेस्ड अपॉन इन दिस केस, एक्सप्लेन. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कौन से सिग्निफिकेंस पे एम्फेसिस क्रिएट किया गया है उसे एक्सप्लेन कीजिए. आंसर है द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस स्ट्रेस्ड अपॉन हेयर इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक बात में इनका वही आ रहा था, विमेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ये वो, डोनेशन देते हैं लेते नहीं हैं, सारी चीज़ों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही थी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस विद इंक्रीजिंग प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पहले उतने ज़्यादा शिद्दत से नहीं फॉलो किए जाते थे, लेकिन आज की डेट में मैनेजमेंट को एक प्रोफेशनल वो बना दिया गया है, जिसके कारण मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. फॉलोइंग पॉइंट समराइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये पॉइंट समराइज करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस को. फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी. ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस हैं कि कभी भी वो ऐसी दुविधा में पड़े कि इधर जाना है या उधर जाना है, तो इन गाइडलाइंस को वो रेफर कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स आपको सिखाते हैं कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए. अगर आपको पता चल गया कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए, तो ऐसे में जो आप गलतियां कर रहे थे काम करने में वो रुक जाएंगी, तो आपके वेस्टेजेस क्या होंगी, कम हो जाएंगी, और आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का. साइंटिफिक डिसीजन, क्योंकि प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के जितने भी हैं वो सारे के सारे लॉजिक्स पे बेस्ड हैं, तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप कभी भी ऐसे इंकी पिंकी पोंकी वाला सिस्टम नहीं कर रहे होते, रूल ऑफ थंब वाला सिस्टम नहीं कर रहे होते, आप कर रहे होते हो लॉजिकल डिसीजंस मेकिंग. ठीक है, मतलब आप क्योंकि प्रिंसिपल्स पे बेसिस अपने वो कर रहे हो ना, डिसीजन ले रहे हो, तो लॉजिक पे जो चीज़ बनी है अगर आप उसको यूज़ करके अपने काम करोगे तो लॉजिकल ही होगा आपका काम.
मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो वो डायनामिक होते हैं इन नेचर, तो वो आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बदलने में भी मदद करता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिजनेस की बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने सोसाइटी में बनाया है तो सोसाइटी से ही तो तुम सारा सामान ले रहे हो, तो बदले में कुछ दोगे नहीं क्या, तो वो ऑब्लिगेशन को भी कंप्लीट करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये बोलते हैं कि जितने भी लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब इट्स इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ बेस फॉर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द मैनेजमेंट स्टडीज़। ऑब्वियसली ये क्या है, मैनेजमेंट में आपको और ज़्यादा डीप में जाना है तो बेसिक समझ सकते हैं आप इससे, मतलब R&D इफ़ यू वांट टू डू इन मैनेजमेंट, तो ये आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आप और डीप में जाके यू कैन स्टडी मोर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। लिस्ट आउट द एरियाज वेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज फुलफिल्ड इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसे एरियाज को आप लिस्ट डाउन करिए जहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की हो। पहले तो ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, एंड डोनेशन भी दे रहे हैं सेवरल कॉजेज़ के लिए, और उसके अलावा विमेंस को तो इन्होंने हायर किया ही हुआ है मैक्सिमम काम करने के लिए, ठीक है। चलिए 34th और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगेन एक केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये बोलते हैं साकेत आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम USA रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड अ कॉफी शॉप फियोमा कॉफी इन अ फेमस मॉल इन मुंबई। साकेत एक लड़के का नाम है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया है US से और इंडिया में वापस आया वो, और यहाँ आके उसने कॉफ़ी शॉप खोली है। मतलब सीरियसली US में इतना पैसा स्पेंड करने के बाद व्हेन ही केम बैक ही रिटर्न, तो इसने यहाँ पे आके कॉफ़ी शॉप खोली है। वो तो तू वैसे ही मतलब वैसे ही खोल सकते थे ना, ऑनलाइन कोर्स कर लेते, इतना पैसा फूका आपने। एनीवेज द कॉफ़ी शॉप नेम इज फियोमा कॉफ़ी इन द फेमस मॉल इन मुंबई, मुंबई के एक फेमस मॉल में। द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफ़ी शॉप was the special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from। इसकी यहाँ की स्पेशलिटी ये थी कि जो खुशबू आती थी ना कॉफ़ी की वो ज़बरदस्त हुआ करती थी, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे जिनमें से आप चूज कर सकते थे। somehow the business was neither profitable nor popular, पर ये जो बिजनेस था ना वो प्रॉफिटेबल भी नहीं था और पॉपुलर भी नहीं था। साकेत वॉज कीन टू फाइंड आउट द रीज़न, ये चाहता था कि ये रीज़न फाइंड करे कि ऐसा क्यों है, मतलब मैं इतना बढ़िया कुछ लेके आया हूँ बाहर से, क्यों नहीं वो चल पा रहा। उसने रिया को अपॉइंट किया जो कि एक MBA थी रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, एज अ मैनेजर टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ द बिजनेस नॉट डूइंग वेल, ये फाइंड करने के लिए कि भैया इनका बिजनेस क्यों नहीं बढ़िया परफॉर्म कर पा रहा है। Ria took a feedback form from different clients and found out that though they loved the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time being taken to process the order। ये रिया ने पता लगाया कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करने के बाद कि दो लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद आती थी, लेकिन कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद जो ये टाइम होता है ना, मतलब कभी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो जब आपको भूख लगी होती है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना उसके बाद आपसे रुका नहीं जाता, आपको यूँ होता है जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, है ना, होता है ना कि भूख इतनी लगी हुई है दैट यू कांट वेट, और एक सर्टेन टाइम तक अगर वो नहीं आता तो आपकी भूख मर जाती है, फिर उसके बाद आपको चाहिए नहीं होता, फिर आपको यूँ होता है अरे यार आप जान दो रहने दो लेने दो। तो वही चीज़ है कि उनको वो पसंद नहीं था। शी एनालाइज एंड फाउंड आउट दैट देयर वर मेनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस व्हिच कुड बी एलिमिनेटेड। उसने फाइंड किया कि जो काम हो रहा है उसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो उसने उनको एलिमिनेट करने के बारे में सोचा। शी फिक्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग ऑर्डर, उसने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया एक ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। शी ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वर मेनी फ्लेवर्स हुज डिमांड वॉज नॉट इनफ, सो शी डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ सच फ्लेवर्स। होते हैं ना कुछ फ्लेवर्स जो एक आध इंसान को पसंद आते हैं, 100 में से एक इंसान उसे पसंद कर रहा है, ऐसे फ्लेवर्स को उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। एज अ रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड रिया वॉज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, जिसके कारण रिया बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाई। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वो है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय रिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो क्या हुआ, कॉफ़ी का खोला उसने US से वापस आके, चल नहीं पा रहा था तो उसने एक MBA वाले को, अल्टीमेटली तुमने जो पैसे स्पेंड करे बाहर उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि तुमने एक MBA जो जिसने इंडिया से MBA पढ़ा है उसको तुमने हायर किया और उससे पूछा कि बताओ मुझे क्यों नहीं मेरी सेल हो पा रही है, तो उसने तुम्हें बताया कि अरे कस्टमर से फीडबैक मिला है कि ऑर्डर प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है, तो इस वजह से एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी फालतू की चीज़ें हो रही हैं ऑर्डर प्रोसेस होने में, तो उनका टाइम निकल जाना चाहिए। एंड कुछ फ्लेवर्स की डिमांड अच्छी नहीं थी तो उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये सब उसने किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि टेलर भाई साहब के कौन से वाले प्रिंसिपल्स, कौन से वाले साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स को फॉलो किया हुआ है रिया ने। 2 को किया है। फर्स्ट है टाइम स्टडी,
ऑर्डर प्रोसेस करने में कितना टाइम लगना चाहिए कायदे से, उसने वो बताया लगा। और सेकेंड है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें उसने मोशन स्टडी काइंड ऑफ बोल सकते हैं। मोशन स्टडी में हम ये देखते हैं कि फालतू के स्टेप्स तो नहीं है, फालतू के जो भी स्टेप्स हैं उनको रिमूव करो और नॉर्मल स्टेप्स निकाल के आओ। तो इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी, सॉरी सिंप्लीफिकेशन, दैट्स अनदर वन। ठीक है, आपका टाइम स्टडी में ही वो जो मैंने वाला बोला ना मोशन स्टडी वाला, वो काउंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम स्टडी में उसने क्या किया, एक टाइम बता दिया ऑर्डर प्रोसेस करने का, और जो फालतू की ऑब्स्ट्रक्शंस थी उनको रिमूव किया, तो उसके चलते हुए एक स्टैंडर्ड टाइम मिल गया, तो आपको उसी में वो करेगा। और सिंप्लीफिकेशन में जो फालतू की चीज़ें नहीं चल रही हैं उनको साइड करो, और जो चीज़ चल रही है उसी पे फोकस करो। इवन इफ तुम्हारे बिजनेस की सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, उसको ही अपना बेस्ट बना लो कि लोग उसी को ही खरीदने में तुम्हारा सेल्स ऊपर करवा दें। ठीक है, तो दैट्स द आंसर, देख लीजिए आप इसे फटाफट। एंड दैट्स इट, यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेकेंड चैप्टर का फुल पैकेज सीरीज का ये वीडियो। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब एज वेल एज एप्लीकेशन एज वेल एज हमारे वेबसाइट तीनों पे ही अवेलेबल है, तो कहीं से भी जाके आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, इनमें से कुछ कर चुके हैं, इसमें से कुछ और आने वाले हैं, सो वेट फॉर दैट। एंड जितनी भी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, प्लीज़ वो तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी जब तक आप लोग वीडियोस ढंग से नहीं देखेंगे। सो सही तरीके से देखिए, बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़िए, जो बोला जाता है आपको वीडियोस में उन इंस्ट्रक्शंस को सुनिए, और अपने हैंड पे जो होमवर्क करना रहता है वो करके रखिए, एंड पे होमवर्क करके रखिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।